एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सभी लड़कियों को जो कि कैफे के यहाँ पे होती है। पर तभी हम शिरागीकू को देखते हैं जो कि यहाँ पे हायातो से काफी ज्यादा चिपक रही होती है। दरअसल वो यहाँ पे उसे फ्लर्ट कर रही होती है। उतने में आका ने भी यहाँ पे इसे चिपकने लग जाती है और ये सब देख के ओका कहती कि लगता है इस जगह के लोगों को डिसिप्लिन सिखाने की सख्त जरूरत है। वहीं पे हम देखते कुछ लड़कियों को जो कि फैमिली कैफे को यहाँ पे तबाह करने के लिए आई होती है। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ पे ओका यहाँ पे सभी लड़कियों से बात कर रही होती है। वो इन सबको कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सब लड़कियां यहाँ पे हायातो को पसंद करती हो क्या? मुझे सच सच बताना। पर सभी इसकी बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ये रियो को कहती है कि तुम यहाँ पे सबसे पुरानी पार्ट टाइमर हो, तुम्हें इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो। तो रियो कहती है कि इसने बिल्कुल सही कहा, हमें प्राइवेट लाइफ और काम को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे शिरागीकू कहती है कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं हायातो को पसंद करती हूँ। तो अकाने कहती है कि इसने जैसा कहा वैसे ही मेरी फीलिंग है, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ओका फिर सोचते कि ये दोनों इतनी आसानी से नहीं मानने वाले कि ये दोनों उसे पसंद करते हैं। तो एक चाल चलने का फैसला करते हैं। ये इन सबको कहती कि ये हायातो को पसंद करती है और जब ये लोग उसे चिपकते हैं तो उसे काफी बुरा लगता है और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। इन दोनों का रिलेशनशिप काफी इंटीमेट हो चुका है। अकाने फिर इसे पूछते हैं कि तुम दोनों तो हमेशा लड़ते रहते थे, आखिरकार तुम दोनों रिलेशनशिप में कब आए? ओका इसे कहती वो काफी समय हो चुके हैं और हम दोनों को पता है कि हम दोनों की रिलेशनशिप को हमें कैसे बैलेंस करना है। तो अकाने से पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों कितने ज्यादा इंटीमेट हो चुके हो, क्या तुमने उसका जला हुआ भुट्टा देखा है कि नहीं? इसकी ये बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं पर आमी को कुछ पता नहीं होता। आमी कहती है कि तुमने बिल्कुल गलत कहा, मुझे भी उसका काला भुट्टा देखना है। इसकी ये बात सुन के शिरागीकू कहती है कि आमी ये बात कभी भी पब्लिक में मत करना वरना तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। इसके बाद अकाने से कहती है तुम दोनों कितने आगे बढ़ चुके हो, क्या तुम दोनों ने एक दूसरे के गुफा और सांप देख लिया है क्या? इसकी ये बात सुन के शर्मा जाती है। तभी यहाँ पे रियो कहती है ये बिल्कुल गलत है, मैं भी हायातो को पसंद करती हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी अकाने से कहती कि ये बस हमें बेवकूफ बना रही थी, असल में तो ये हायातो को पसंद ही नहीं करती है। और हाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं हायातो को पसंद करती हूँ और मैंने उसे ये बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे शिरागीकू भी कहती है कि वो हायातो को पसंद करती है और ये बात उसने उसे बता दी है। ये फिर से पूछते कि मुझे सच सच बताओ, तुमने अब तक हायातो का काला खट्टा चखा नहीं है ना? मुझे सच सच बताना। ओका कहती कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती, आखिरकार मैं उसका काला खट्टा क्यों चखूंगी? रियो फिर से बताती है कि मैं उसे ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मैं उसे प्यार करती हूँ। रियो फिर ओका से कहती है इसका मतलब हम चारों के चारों यहाँ पे हायातो से प्यार करते हैं क्या? तभी यहाँ पे आमी कहती कि 4 नहीं 5, मुझे भी जोड़ो, मैं भी उसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी ओका कहती कि तुम तीनों यहाँ पे उसे प्यार करती होंगी पर मैं उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, मुझे इसमें मत जोड़ो। तो यहाँ पे रियो कहती कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुमने हमारे ओपिनियन तो सुन लिया पर अपना ओपिनियन नहीं बताया। ये से कहती कि मेरे अंदर उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, उल्टा वो मुझसे लड़ता रहता है। तभी यहाँ पे हायातो आ जाता है। तो आमी कहती कि हम तुम्हारे काले खट्टे के बारे में बात कर रहे थे, मुझे भी तुम्हारा काला खट्टा देखना है, क्या तुम मुझे अपना काला खट्टा दिखा सकते हो क्या? इसकी ये बात सुन के हायातो पूछता है कि आमी आखिरकार ये चीजें तुमने कहाँ से सीखी? सभी लोग यहाँ पे ओका का नाम लगा देते हैं क्योंकि वो ये सारी चीजें बोल रही होती है। हायातो फिर यहाँ पे ओका को डांटने लग जाता है पर ओका उसे कहते कि ये सब उसे फंसा रहे, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे आमी हायातो को अपने साथ खेलने के लिए कहती है और ये दोनों मिलकर यहाँ पे वीडियो गेम खेलने लग जाते हैं। पर आमी वीडियो गेम में काफी अच्छी होती है, इस वजह से वो हायातो को हरा देती है। तो हायातो कहता है कि मैं एक और राउंड तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, पर आमी इसे कहती कि चाहे तुम कितनी भी राउंड खेल लो तुम हमेशा मुझसे हारते रहोगे। इसके बाद ये दोबारा गेम शुरू कर देते हैं। हम फिर देखते हैं आओका जो है वो अपनी बहन कीका के पास आ जाती है और इसे सारी प्रॉब्लम बता देती है। कीका इसे कहती कि मुझे लगता है तुम जेलस हो क्योंकि बाकी सब लड़कियां यहाँ पे हायातो को पसंद करती है, पर आओका इसकी बात नहीं मानती। हमें फिर घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे आमी हायातो को कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? हायातो इसे बताता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ अपना सर ठंडा करने के लिए, थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें जरूर से हरा दूंगा। आमी इसे कहती कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो हर बार तुम ही हारने वाले हो और इस बार हारने के बाद तुम 50 बार मुझसे हार जाओगे। ये इसे कहता है कि तुम वही इंतजार करना, मैं थोड़ी देर में आया। फिर हम यहाँ पे ओका के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी बहन कीका के बारे में सोच रही होती है। उसने इसे कहा होता है कि तुम उसे पसंद करती हो पर ओका ने इसे कहा होता है मैं दोबारा से ही तुम्हें कह रही हूँ कि मैं सीरियसली उसे पसंद नहीं करती। ओका सोचती है कि आखिरकार कीका के मन में क्या चल रहा है, आखिरकार वो किस चीज के बारे में बात कर रही है। ये फिर जब घर आती है तो यहाँ पे आमी से पूछती कि बाकी सब लोग कहाँ पे है। आमी इसे बताती कि वो सब अभी वापस नहीं आए, वो बाहर गए हुए हैं। तो ओका सोचती ये बिल्कुल सही समय अभी नहाने का और ये अपने कपड़े उतार के बाथरूम की तरफ बढ़ने लग जाती है। पर जैसे ही अपने बाथरूम के अंदर एंटर करती है ये देखती कि हायातो वहाँ पे नहा रहा होता है और ये देख के ये बिल्कुल शॉक हो जाती है। यहाँ पे हायातो का ब्लैक कोबरा भी देख लेती है जिसे देख के ये काफी डर जाती है। हायातो फिर इसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ तुम क्या कर रही हो? ओका को यहाँ पे फिर से माफी मांगनी पड़ती है। हम फिर ओका के रूम में देखते हैं जहाँ पे वो अपने कपड़े सील रही होती है पर उसे चोट लग जाती है। तभी यहाँ पे ऐसे हायातो को वही सीन याद आ जाता है जहाँ पे उसने उसका ब्लैक कोबरा देखा था और उसके मन से वो
वो चीज हटी नहीं रही होती है। ये काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है ये सब सोच के। उतने में यहाँ पे आमी आ जाती है जो कि इसे कहती है कि तुम्हारा चेहरा लाल लग रहा है, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है। ये इसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। ये इसे कहती कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। दरअसल मैं इस बनाने के पील से हायातो के लिए एक एंटी वेपन बनाना चाहती हूँ जिससे वो हमारे पास नहीं आ पाएगा। तो ओका कहती है तो काफी अच्छी बात है। ये फिर नीचे जाते हुए सोचने लग जाती है कि कीका ने जो उसे कहा था कि सभी लोग हायातो को पसंद करते हैं, इस वजह से वो जेलस है। क्या वो सचमुच यहाँ पे हायातो को पसंद करने तो नहीं लगी है। उतने में हायातो यहाँ सड़ा सा मुंह बनाते हुए आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आज खाने में स्ट्यू बना है। इसका सड़ा सा मुंह देख के ओका अपनी आंखें छोटे कर लेती है और उसको यहाँ देखने लग जाती है। तो ये से पूछता है इसे क्या हुआ। ये कहती कि कुछ नहीं, लगता है मुझे अपने डिसीजन के ऊपर एक और बार गौर करना पड़ेगा। ये फिर यहाँ से जाने लग जाती है पर तभी इसका पाँव केले के छिलके के ऊपर पड़ जाता है जिस वजह से गिरने ही वाली होती है। पर तभी यहाँ पे हायातो आ जाता है जिसके ऊपर ये गिर जाती है और इसे कुछ भी नहीं होता। तभी एक ड्रम इसके सर के ऊपर गिरता है जिस वजह से हायातो के चेहरे के काफी करीब आ जाती है। हायातो उसे यहाँ से हटने के लिए कहता है और ओका कहती कि तुम्हारा जो चेहरा है वो पास से देखा जाए तो तुम काफी ज्यादा क्यूट लगती हो, तुम एम्बेरस फील कर रही हो क्या। हायातो इसे कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम यहाँ से हट जाओ। और ओका इसे छेड़ते हुए कहती कि तुम्हारा चेहरा सचमुच काफी ज्यादा प्यारा है, मैं तुम्हारे चेहरे को छेड़ना चाहती हूँ। उतने में आमी आ जाती है जो कि कहती है कि हाँ जी तुम फाइनली मेरे ट्रैप में फंस गए। उतने में यहाँ पे बाकी लड़कियां आ जाती है तो ओका सभी को बताती है कि जैसा वो समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। पर बाकी लड़की इसकी बातों का विश्वास नहीं कर रही होती है। उतने में हम देखते यहाँ पे आमी को एक काली परछाई दिखती है दूसरे रूम में, जिसे देख के वो और यहाँ पे आकाने काफी ज्यादा डर जाती है। पर हायातो इसे कहता है ऐसा कोई घोस्ट वोस्ट नहीं है, तुम बेवकूफ हो। इसके बाद ये उस रूम को खोल के इन सबको दिखा देता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ रात को सो रहा होता है पर तभी इसके गेट पे कोई खटखटाता है और ये और कोई नहीं आकाने होती है जो कि इसे कहती है कि मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। हायातो इसे कहते कि तुम्हें क्या हुआ। ये इसे कहती कि मैं अपने आप को और ज्यादा होल्ड बैक नहीं कर सकती, मुझे आज ही का आज वो चाहिए, मुझे वो करना ही पड़ेगा। हायातो इसे कहते हैं कि रुको रुको, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। ये इसे कहते कि मुझे बाथरूम जाना है और उस परछाई को देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। ये इसे कहता है कि तुम बाकी लड़कियों से भी पूछ सकती थी, पर ये इसे कहती कि उन सब से मैंने पूछा, वो चीज के लिए मना कर रहा है। तो इसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ पर ऐसा चेहरा मत बनाओ। ये फिर इसके साथ बाथरूम के यहाँ आ जाता है जहाँ पे ये इसे कहता है कि जल्दी करो, मुझे सोने के लिए भी जाना है। पर अकाने इसे कहती है कि अपने कान बंद कर लो ताकि जब मैं पी कर रही होंगी तुम्हें कुछ सुनाई न दे। इसके बाद यहाँ पे ये इसे दोबारा आवाज लगाती है कि तुम मुझे सुन सकते हो ना। आए तो कहते क्या, तो इसे इसके कान बंद करने के लिए कहती है। आए तो फिर अपने कान बंद करके यहाँ पे आवाज निकालने लग जाता है जिस वजह से अकाने डर जाती है और उसकी आंखें फोड़ने के लिए आ जाती है। और हाय तो किसी तरह उसे रोक लेता है। इसके बाद इन्हें कुछ वियर्ड सी आवाज सुनाई देती है दूसरे रूम से, तो ये दोनों उसे देखने का फैसला करते हैं। यहाँ पे अकाने काफी डर चुकी होती है पर हाय तो उसे कहता है कम से कम अपने अंडरवियर प्रॉपरली तो पहन लो। इसके बाद ये एक और डोर ओपन करने वाले होते हैं जहाँ पे एक घोस्ट होता है और जैसे ही उस दरवाजे को ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक बिल्ली निकलती है। यहाँ पे कोई घोस्ट वोस्ट नहीं होता पर ये देख के अकाने काफी डर जाती है और बेहोश हो जाती है और उसके सारे कपड़े ऊपर उठ जाते हैं। उतने में यहाँ पे बाकी लड़के आ जाती है जो कि हायातो को कहती है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों ये करोगे चोरी छुपे। पर हायातो इन सबको सारी बातें समझा देता है। इसके बाद ये इस बिल्ली को यहाँ पे दूध पीने के लिए देते हैं और ये बिल्ली यहाँ पे दूध पीने लग जाती है। वही ओका, शिरागी को और आमी को ये बिल्ली काफी पसंद आ जाती है जिस वजह से ये लोग इसे रखने की जिद करने लग जाते हैं। तभी अकाने भी इसे कहती कि चलो इसे रख लेते हैं, ये बिल्ली काफी ज्यादा क्यूट है। पर हायातो इस चीज के लिए मान नहीं रहा होता क्योंकि ये बिल्ली घर के अंदर तहस नहस मचा सकती है। तभी यहाँ रियो कहती कि मुझे भी बिल्लियों से एलर्जी है, मुझे वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। पर हाँ एक चीज हम कर सकते हैं, जब तक हम इसके लिए कोई ओनर नहीं ढूंढ लेते तब तक ये बिल्ली हमारे साथ ही रह सकती है। पर अकाने कहती कि मैं वोट करती हूँ कि मैं इस बिल्ली को यहीं पे रखना चाहती हूँ और खुद ही पालना चाहती हूँ। और बाकी तीनों लड़कियां भी इस बिल्ली को रखने के लिए राजी हो जाती है सिवाय हायातो और रियो के। पर इन्हें इस बिल्ली को रखना पड़ता है क्योंकि ये लोग वोट से जीत जाते हैं। ये बिल्ली फिर यहाँ पे हायातो के ग्रैंड माँ के रूम में मिली थी तो ये लोग इसका नाम साची को रखते हैं। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे शिरागिको और रियो उसी बिल्ली के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये बिल्ली कितनी ज्यादा क्यूट है। पर तभी शिरागिको उसे कहती कि ग्रैंड माँ से मुझे याद आया कि उन्होंने हमसे एक बार एक चीज पूछी थी। उन्होंने पूछा था कि हमारे ग्रैंड माँ जब कैफे में काम करती थी उनका नाम क्या था, और ये नाम जानने के बाद वो यहाँ पे रोने लगी थी। यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि आखिरकार वो रो क्यों रही है पर उन्हें कुछ नहीं बताया। ये लोग फिर यहाँ पे थोड़ा क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिरकार उस दिन यहाँ पे ग्रैंड माँ क्यों रही थी, और यही चीज यहाँ पे अकाने सोच रही होती है। हमें फिर हायातो को दिखाया जाता है जहाँ वो साची के लिए खाना लाया होता है और वो देखता है कि यहाँ पे वो उसकी ग्रैंड माँ के फोटो को छेड़ रही होती है जिस वजह से वो उसे डांट देता है और उसे वहां से उतरने के लिए कहता है। तभी इसे यहाँ पे एक ड्रॉर में फोटो मिलती है जो कि फैमिली कैफे की पुरानी ड्रेस होती है और ये सब पुरानी लड़कियां होती है पर इनकी शक्ल आज की लड़कियों से काफी ज्यादा मैच हो रही होती है। आए तो थोड़ा समझ आता है कि ये सब लड़कियां जो फोटोज में है वो आज की लड़कियों की ग्रैंड
नमाज होगी। इस फोटो के पीछे बाकी लड़कियों का सरनेम और नाम भी लिखा होता है, जिससे समझ आता है ये सब लड़कियां यहाँ पे इनकी ग्रैंड माज है। एपिसोड की शुरुआत में हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे कुछ लड़कियों को कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फैमिली कैफे को डिस्ट्रॉय कर दो, इसी वजह से ये पैसे मैंने तुम पे लगाया है। टीन फिर हायतो के यहाँ जाता है जहाँ वो पूछता है कि आखिरकार मुझे तुम्हारे फादर से क्यों मिलना है। ओका इसे बताती है कि दरअसल पिछली बार जब मैं अपनी बहन से मिलने गई थी तो मेरे फादर मुझसे बात करने के लिए आए थे। दरअसल ये दोनों यहाँ पे इसी को लेकर बात कर रहे थे, पर तभी यहाँ पे इसके फादर आ गए थे जो कि ओका के घर आने से काफी खुश होते हैं और वो उससे पूछते कि आखिरकार वो दोनों किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या इसे बताती है दरअसल जहाँ पे ये काम करती है वहाँ के कैफे के ओनर को सभी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये कहता अगर ऐसी बात है तो उसमें काफी बड़ा आदमी होगा। ये कहती कि हाँ वो बस 19 साल का है और काफी ज्यादा हैंडसम है। इसकी ये बात सुन के ओका के फादर कहते कि अगली बार जब तुम यहाँ पे आओ तो मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। ओका इसे बताते कि मैंने अपने फादर को मना कर दिया था, पर पिछली रात उनका कॉल आया था कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। हाय तो कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हारे फादर एक यंग लड़की के ऊपर अपनी बेटी को लेकर भरोसा नहीं कर सकते, पर चिंता मत करो मैं ये हैंडल कर लूंगा। उसके बाद हाय तो यहाँ पे ओका के फादर को अपना इंट्रोडक्शन देता है। हमें फिर कुछ दिन पहले दिखाया जाता है जहाँ पे ओका के फादर कीकी से पूछते हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। कीकी कहती कि हाँ ओका उसे पसंद करती है और ये बात सुन दे कीकी के फादर अंदर घुस जाते हैं तो कीकी उनकी मुंह में पानी मार देती है और बाहर जाने के लिए कहती है। ओका के डैड फिर हैं तो उसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम दोनों एक दूसरे के साथ कब से हो। यहाँ पे आया तो इन्हें बताता है कि वो लोग यहाँ पे 7 महीने से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ओका के डैड फिर इसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम दोनों के फ्यूचर का प्लान क्या है। हाय तो इसे कहता है कि अभी तो साल भर में मुझे इस कैफे को अच्छे से उठाना है और तब तक ओका मेरे साथ ही रहेगी। मैं यहाँ पे इस कैफे को बड़ा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ओका के डैडी से कहते हैं कि ये तो तुम्हारे लिए ठीक है, इसमें तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा है, पर आखिरकार ओका का क्या होगा। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम अपनी मर्जी से यूज करके फेंक दो। ये इसे कहता है कि उसकी चिंता आप मत करिए, मैं ओका को अपने परिवार जैसा मानता हूँ और मैं उसके साथ ऐसी चीजें कभी भी नहीं करूंगा। मुझे बस 1 साल की जरूरत है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी बेटी को लेकर मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, मैं उसका काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो ओका के डैड सोचते है कि हाय तो और ओका ने यहाँ पे एक शादी करने का भी फैसला कर लिया है, जबकि वो दोनों कितने ज्यादा यंग है। पर वो सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी ये दोनों शादी नहीं कर सकते। ये फिर ओका से पूछते कि उसकी फीलिंग क्या है। ओका इसे बताते हैं कि हाय तो काफी अच्छा इंसान है, वो उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। वही हम देखते कीका को जो कि इन सब की बातें सुन रही होती है। तभी इसकी दादी यहाँ पे आ जाती है जो कि इसे पूछती है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है। कीका इन्हें बताती है कि दरअसल जो कैफे का ओनर है जिसे मेरी बहन पसंद करती है वो यहाँ पे हमारे डैड से मिलने के लिए आया है। ओका के डैड फिर से कहते हैं कि मान लो कि अगर कैफे ठीक नहीं चला तो तुम क्या करोगे। हाय तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं पूरी अपनी जान झोंक दूंगा इस कैफे को उठाने के लिए। ओका के डैड कहते कि मैंने बस तुम्हें इमेजिन करने के लिए कहा, अगर ऐसा हो तो तुम क्या करोगे। आया तो कहता है कि मैं 1 साल की लीव पे आया हूँ कॉलेज से, तो मैं वापस वहाँ पे चले जाऊंगा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। ओका के डैड पूछते कि तुम लीव पे हो, आखिरकार तुम कौन से कॉलेज से हो। आया तो इन्हें बताता है कि मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी से हूँ। ये से कहते कि तुम इतने बड़े कॉलेज को छोड़ के यहाँ कैफे चला रहे हो, आखिरकार क्यों। आया तो इन्हें कहता है कि दरअसल मेरी ग्रैंड मदर कुछ समय पहले ही गुजरी है, इसी वजह से मैं यहाँ पे उनके कैफे को चलाने के लिए आया हूँ। तो ये से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पेरेंट्स भी ये काम कर सकते थे। पर हाय तो इन्हें बताता है कि मैं अपने पेरेंट्स को एक कार एक्सीडेंट पे ऑलरेडी खो चुका हूँ, जिस वजह से मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे ग्रैंड मदर ने मुझे बचपन से अब तक बड़ा किया है, जिस वजह से मैं उनकी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। इसकी ये बात सुन के ओका के फादर सोचते हैं जैसा मैं सोच रहा था वैसे ये बिल्कुल भी नहीं है, ये एक जिम्मेदार लड़का है और इसके ऊपर मैं अपनी बेटी सौंप सकता हूँ। ये फिर आए तो कहते एक बार तुम अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए तो तुम्हारी जो लाइफ है वो एकदम सही ट्रैक पे आ जाएगी। तो हाँ मैं अब तुम्हारे ऊपर अपनी डॉटर को लेकर भरोसा कर सकता हूँ। तभी ओका की ग्रैंड मदर यहाँ पे आ जाती है जो कि हायतो को देख के यहाँ रोने लग जाती है। वो हायतो के यहाँ पे मासाहिरो बताती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाई। ये फिर अपना नाम बताती है, इसका नाम यामे हारुई होता है जो कि इसका मेडन नेम था। पर यहाँ पे हायतो इसे बताता है दरअसल मासाहिरो मेरे ग्रैंडफादर थे और वो कब के गुजर चुके हैं। ये फिर यहाँ पे इसे अपनी पुरानी पिक्चर दिखाती है जहाँ पे इसके ग्रैंडफादर इसकी ग्रैंड मदर भी होती है। हायतो इसे बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने इस कैफे को शुरू किया था, फैमिली कैफे। ओका की दादी कहती कि हाँ मैं वहाँ पे एक पार्ट टाइमर के तौर पे काम किया करती थी और तुम्हारे दादा मासाहिरो हमेशा मुझे डांटा करते थे। तो कीका कहती ये तो काफी चौंकाने वाली बात है, ओका तुम वही काम कर रही हो जहाँ पे हमारी ग्रैंड माँ काम किया करती थी। ओका की फिर दादी पूछती है कि अगर तुम उसके ग्रैंडसन हो इसका मतलब मासाहिरो ने शादी कर ली, क्या तुम मुझे उस लड़की का नाम बता सकते हो क्या। ये से बताता है कि मेरी दादी का नाम साचिको था। तो ये कहते कि मुझे सुन के ये काफी अच्छा लगा। इसके बाद ओका की दादी यहाँ पे रोने लग जाती है और इसे
पूछते कि आखिरकार तुम्हारी दादी कैसी है, तो उन्हें बताता है कि मेरी ग्रैंड मदर इसी साल मरी है और जब वो मरी थी तो ओका और बाकी वेटर्स उनका ख्याल रख रही थी। ओका यहाँ कहते हैं कि उन्होंने कहा कि उनकी थोड़ी तबीयत उन्हें ठीक नहीं लग रही है, जिस वजह से वो यहाँ पे सो गई। हमें लगा कि वो दोबारा से उठने के बाद एकदम ठीक हो जाएंगी, और वो दोबारा कभी नहीं उठी। आए तो फिर इन्हें कहता है कि उन्होंने अपनी लाइफ काफी अच्छे से जी और अपने आखिरी पल में वो काफी ज्यादा खुश थी। आए तो फिर इनसे पूछता है कि आपने मेरे ग्रैंडफादर से कोई प्रॉमिस किया था क्या? ये से कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो छोटा मोटा था। दरअसल कुछ सर्कमस्टेंस की वजह से मुझे अपना काम छोड़ना पड़ा था। इन दोनों का फिर यहाँ जाने का समय हो जाता है, जहाँ जाते हुए ओका के फादर कहते कि अगली बार जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारे लिए विस्की तैयार रखूंगा। ओका ने कहती कि वो अभी अंडर एज है। ये से कहता है कि वो जल्दी 20 का होने वाला है, तो इसमें हर्जी क्या है? तभी यहाँ पे कीकी कहती है कि आप पुलिस ऑफिसर होके ऐसी चीज बोल रहे हो, आपको ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। ओका फिर जाते हुए हायतो को कहती है कि उन फोटो के पीछे हमारी दादी का नाम लिखा था, जो कि यहाँ पे उनका मेडन नेम था, और हम सभी उनकी ग्रैंड डॉटर थे। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, इतना बड़ा कॉन्सिडेंट कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से हम सब की दादी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में थी, जिस वजह से उन सभी ने हम सबको यहाँ पे काम करने के लिए भेजा। पर हायतो कहता अगर ऐसा होता तो मेरी ग्रैंड माँ को भी सारी बातें मालूम होती, जबकि उन्हें कुछ नहीं पता था। ये सचमुच तुम्हारे लिए कॉन्सिडेंस तो हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता बाकी लड़कियों के लिए कॉन्सिडेंट है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ जरूर है। तो ओका कहती है अगर ऐसी बात है तो हम बाकी की ग्रैंड माँ से जाके पूछ ही नहीं लेते कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। पर यहाँ पे है तो कहते इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें एक ना एक दिन इस चीज के बारे में जरूर से पता चल जाएगा। उतने में हम देखते वो ओल्ड मैन यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे कैफे गया था पर तुम मुझे यहाँ पे नहीं मिले, आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? मैं बेशक कितना भी बुरा दिख लूं, पर हाँ मुझे दूसरों की इज्जत करनी जरूर से आती है। तुम दिन प्रतिदिन अपने ग्रैंडपा जैसे दिखते जा रहे हो। तो है तो कहता है कि सच मुझ में अपने ग्रैंडपा जैसे दिखता हूँ? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब आप उन्हें जानते थे, क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? पर ये ओल्ड मैन इसके मुंह पे यहाँ स्मोक का धुआं फेंक के चले जाता है। इसके बाद है तो घर आ जाता है, जहाँ पे आते ही सभी लड़कियां इन्हें कहती है कि हाय तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हाय तो इनसे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ है। ये लोग इसे यहाँ पे एक फैमिली नाम के रेस्टोरेंट का फोटो दिखाते हैं, जो देख के हाय तो यहाँ पे भागने लग जाता है, क्योंकि वो इनके कैफे के काफी पास खुला होता है। दरअसल ये कैफे किसी और का नहीं उस ओल्ड मैन का है, ताकि वो हायतो का बिजनेस यहाँ पे ठप कर सके। हायतो फिर उसे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो फैमिली कैफे को डुबाने के लिए इस हद तक गिर जाएगा। थोड़ी देर के बाद इस कैफे की मेडन यहाँ पे आ जाती है, जिन्होंने यहाँ पे सेम इन्हीं के कैफे के ड्रेस पहन रखे होते हैं, और ये देख के ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सोचने पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये लोग अब क्या करे। घर आने के बाद ओका कहती है कि हम सब यहाँ पे अपनी मर्जी से आए हैं, तो हम जो चाहे वो यहाँ पे कर सकते हैं। हम इस कैफे को बचाना चाहते हैं, और है तो तुम्हें पता है ना, तुमने कुछ समय पहले क्या कहा था, अगर इस फोटो के पीछे कोई रीजन है तो हमें कभी ना कभी उस चीज के बारे में पता चल जाएगा। अभी हमें एक साथ मिल जाए तो हम सब मिलके फैमिली कैफे को बचा सकते हैं इस क्राइसिस से। तभी रियो कहती कि चाहे जो भी हो, उन लोगों ने सचमुच हमारे कैफे को पूरी तरह कॉपी कर लिया, उन्होंने हमारे ड्रेस को भी कॉपी कर लिया। आमी कहती कि हाँ, उन्होंने यहाँ पे एक स्पाई भेजा था और हम उसे पहचान नहीं पाए थे। ये लोग फिर यहाँ पे थोड़ा क्यूरियस हो जाते हैं इस कैफे के बारे में। तो है तो इन सबको कहता अगर ऐसी बात है तो हम भी वहाँ पे चुपके से जाएंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये नया रेस्टोरेंट कैसा है। ये लोग फिर यहाँ पे भेष बदल के इस कैफे के यहाँ पे आ जाते हैं और सोच लग जाते हैं कि आखिरकार वो क्या ऑर्डर करे। पर आमी ने काफी अजीब से कपड़े पहन रखे होते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे एक वेट्रेस आ जाती है इनका ऑर्डर लेने के लिए, पर ये लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। इनकी ये बात सुन के काफी गुस्सा हो जाते हैं और इनके ऊपर भड़कने लग जाती है। इसे देख के ये लोग समझ जाते हैं ये ओका की कॉपी है, इन्होंने यहाँ पे उसका गुस्सा भी कॉपी कर लिया। थोड़ी देर में यहाँ पे एक और वेट्रेस आ जाती है जो कि अजीब हरकत करने लग जाती है, और इसे देखते ये लोग समझ जाते हैं ये आमी की कॉपी है। पर आमी इसे देख के कहती है ऐसी हरकतें तो मैंने कभी नहीं, आखिरकार ये कैसे कर सकती है ऐसी हरकतें, वो भी पब्लिक में, कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। और ये इसे पीटने का फैसला करती है, पर अकाने इसे रोक लेती है। कुछ ही देर में यहाँ पे अकाने की भी डुप्लीकेट आ जाती है, जो कि अपने बलून दूसरों को दिखाने लग जाती है। तो अकाने इस पे गुस्सा हो जाती है, पर आमी इसी की तरह शांत करवाती है। कुछ ही देर में यहाँ पे शिरागी की भी कॉपी आ जाती है, वो इनसे इनका ऑर्डर लेने के लिए आती है। और जब शिरागी को इससे पूछती कि आखिरकार ये लोग क्या बनाते यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाती है। वो यहाँ पे सब कुछ भूल चुकी थी, जैसे कि शिरागी को भूल जाती है। पर यहाँ शिरागी की उदास हो जाती है, तो यहाँ पे रियो से कहते कि तुम इतनी भी बुरी नहीं हो, तुम काफी अच्छी हो इससे। तो इसके बाद ये सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन इन्हें देते हैं और इन सबको वेलकम करते फैमिली रेस्टोरेंट में। फिर जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो रियो कहते कि जो मेरी वाली डुप्लीकेट थी वो भी यहाँ पे एक स्टार रह चुकी है पहले टाइम पे, और वो अब कैफे में क्यों काम कर रही है इसके ऊपर एक वीडियो सीरीज भी निकलने वाली है। तब यहाँ अकाने कहती कि उनकी कॉफी भी काफी बढ़िया थी और उनका खाना भी। इन लोगों का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो हो चुका होता है और ये लोग हार मानने की कगार पे होते हैं। तो यह सोचता है कि शायद ग्रैंडमा बिल्कुल सही थी, उन्हें पता था कि उस ओल्ड मैन से पंगा लेने से कोई फायदा नहीं है, इसी वजह से वो हमेशा उनसे जुड़ी हुई रहती थी। और अगर ऐसी बात है तो मुझे उस ओल्ड मैन से और
ज्यादा नहीं भिड़ना चाहिए, पता नहीं फ्यूचर में वो क्या करे। तभी यहाँ पे ओका कहती है कि हम हार नहीं मान सकते, कुछ ही दिनों में यहाँ पे हैलोवीन आने वाला है और मैं यहाँ पे हैलोवीन के जो कॉस्ट्यूम है वो और ज्यादा क्यूट बनाऊंगी। अकाने कहते तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने कॉफी को भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज कर दूंगी। साथ ही साथ यहाँ पे शिराकी को कहती है कि बेशक मैं उनकी क्वांटिटी में यहाँ पे मुकाबला नहीं कर सकती हूँ, पर मैं क्वालिटी बढ़ा सकती हूँ फूड की। उसके बाद यहाँ पे रियो भी कहती है कि हाँ, मैं उन्हें दिखाऊंगी कि आखिरकार सेनपाई कौन होता है। हम सब यहाँ पे एक सिर्फ इसीलिए हुए ताकि हम फैमिली कैफे को यहाँ पे क्राइसिस से बचा सके। इन सबको ऐसा देख के है तो कहता है कि ठीक है दोस्तों, मैं तुम सबके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें फैमिली कैफे के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे कस्टमर आए हुए होते हैं और यहाँ पे भीड़ लगी हुई होती है। वहीं पे हमें फैमिली कैफे के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई भी नहीं आया होता। यहाँ पिछली बार से कम भीड़ आई होती है, जिस वजह से वो थोड़े टेंशन में होती है और वो आए तो पूछती कि आखिरकार वो लोग क्या करे। आए तो इससे पूछते कि हैलोवीन कॉस्ट्यूम का क्या हुआ। ओको इसे बताती कि मैंने सोचा है कि मैं शिरागीकू के नए मेन्यू के साथ ये लॉन्च करूंगी। वहीं पे हम देखते हैं शिरागीकू को, जो कि अपना नया मेन्यू तैयार करी होती है। आए तो फिर यहाँ पे आमी को देखता है, जिसने एक अजीब सा मुखौटा पहन रखा होता है, जिसे देख के यहाँ पे हायतो को काफी अजीब लग रहा होता है। शिरागीकू फिर आखिर में इन्हें बताती कि वो नया मेन्यू नहीं बना पाई, जिस बात को उसे काफी बुरा लग रहा होता है। पर सभी लोग उसे कहते हैं कि उसे रश करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल इनका पहला जो मेन्यू है वो यहाँ पे ग्रैंडमा डिसाइड करती थी और आज तक शिरागीकू ने खुद से कोई मेन्यू नहीं बनाया है। तभी अकाने कहते कि उसे रश करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आराम से तय कर सकते हैं कि कौन सा मेन्यू बढ़िया रहेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे शिरागीकू जो है वो रात को मेन्यू तैयार करने लग जाती है, जो कि दूसरों को पसंद आए। उधर में यहाँ पे है तो आ जाता है, जो कि इसे पूछता है क्या उसने नया मेन्यू तैयार कर लिया क्या। यहाँ ये कहती है कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तैयार कर पाऊंगी नया मेन्यू। है तो इसे कहता कि देखने से तो नहीं लगता कि तुम कोशिश भी कर रही हो। तो यहाँ पे शिरागीकू इसे कहते कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं नए मेन्यू को बना सकूं। पर है तो इसे कहता कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें एक ऐसी डिश बनानी है जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करे, पर जितनी भी चीजें तुमने अब तक बनाई है वो ग्रैंडमा की डिश की सस्ती कॉपी है। मुझे पता है कि तुम ग्रैंडमा को काफी ज्यादा एडमायर करते हो और उनकी रिस्पेक्ट करती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी डिश की तुम यहाँ पे कॉपी करने लगो। तुम्हें यहाँ पे खुद से अपना कुछ चीज बनाना चाहिए। जितनी भी डिश तुम इस मेन्यू में देख रही हो वो सब यहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर टेस्ट कर चुके हैं, और जब यहाँ पे ग्रैंडमा ने इस कैफे को खोला था वो बस कुछ ही कस्टमर एक्सपेक्ट कर रही थी और थोड़े बहुत पैसे कमा रही थी ताकि वो अपने यहाँ पे गुजारा चला सके। जिस वजह से जो उनका पुराना मेन्यू था वो उनके लिए सबसे बढ़िया था, क्योंकि उससे वो अपना गोल अचीव करी थी। पर अब जो फैमिली कैफे है वो पूरी तरह चेंज हो चुका है और हमारा मकसद भी। अब हमें एक नया मेन्यू चाहिए जिससे हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और जैसे ही वो इस डिश को खाए वो यहाँ पे उसकी तारीफ करते रहे और हमारे वो रेगुलर कस्टमर बन जाए। मुझे पता है तुम इस चीज के केपेबल हो, पर तुमने अपने आप को चेन से बांध रखा है। तुम अपनी पूरी एबिलिटीज को यहाँ पे निकाल ही नहीं रही हो बाहर। ये कहती कि मैं ये नहीं कर सकती, ये ग्रैंडमा का कैफे है, मैं अपने हिसाब से यहाँ कुछ चेंज नहीं कर सकती। है तो इसे कहता है कि इस कैफे को मैंने टेक ओवर कर लिया है, और जब मैं इस कैफे को टेक ओवर कर रहा था तुम्ही ने मुझे कहा था कि तुम मुझे पूरा सपोर्ट करोगी ताकि हम इस कैफे को अच्छे से चला सके और हम इसे एकदम बढ़िया बना सके जैसे ये पहले हुआ करता था। तो मुझे दिखाओ कि असलियत में तुम क्या कर सकती हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम ऐसी चीजें बना सकती हो जो और कोई नहीं बना सकता। उतने में बाकी लड़कियां यहाँ पे आ जाती है, जो कि कहती कि अब मैं समझी कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। रियो फिर शिरागीकू कहती है कि तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम वो बनाओ। इसी के साथ बाकी लड़कियां भी यहाँ पे शिरागीकू मोटिवेट करने लग जाती है। तो शिरागीकू कहती कि हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि मैं एक बेस्ट मेन्यू तैयार कर सकूं कैफे के लिए। शिरागीकू फिर सोचने लग जाती है कि उसके डैड यहाँ पे 3rd स्टार मास्टर शेफ थे और उनको कुकिंग यहाँ पे हायतो की दादी ने सिखाया था और उसी दादी ने यहाँ पे इसे ट्रेन किया है। और अब वक्त आ चुका है कि जितनी भी चीजें इसने सीखी है उससे ये हायतो की मदद करे और उस कैफे को अपने पैरों पे खड़ा कर दे। वही हमें रियो को दिखाया जाता है, जो कि सोच रही होती है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस करज चाहिए ताकि मैं चीजों को सॉल्व कर सकूं। रियो फिर बाहर आ जाती है यहाँ पे कुछ चीज खरीदने के लिए ताकि वो रात का खाना बना सके। उतने में यहाँ पे दूसरे कैफे की लड़की जिसका नाम रेका होता है वो यहाँ पे आ जाती है और उससे पूछती कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है, और उसे ये भी बताती कि इनके कैफे आजकल काफी सारे कस्टमर आए हैं, इसी वजह से ये लोग बिजी चल रहे हैं। रियो से बताती कि वो यहाँ पे कैबेज खरीदने के लिए आई है। तो रेका यहाँ पे इसका मजाक उड़ाने लग जाती है। तो रियो कहती कि तुम्हें जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, क्योंकि यही तुम्हारा चांस है, पर मेरे पास भी एक ऐसी चीज है जिससे मैं तुम्हें पूरी तरह सरप्राइज कर दूंगी। तो रेका कहती कि तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है कि गिर के तुम कैसे उठ सकती हो। ये कहती कि तुम ऐसे ही समझ सकती हो। तो रेका कहती कि ऐसी नजरों से मुझे मत देखो, मुझे डर लग जाता है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ से शिरागीकू जो है वो नई चीजें बना लेती है जिनका नाम पेंचोस होता है, और ये देख के सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि इनके लिए नए मेन्यू आइटम्स होते हैं। ये देख के यहाँ पे हायतो भी यहाँ पे शिरागीकू की काफी तारीफ करता है, पर शिरागीकू बताती है कि आका ने भी उसकी काफी मदद की है ये बनाने में। पर अकाने कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर शिरागीकू उसके साथ नहीं होती तो वो शायद ये चीज नहीं बना पाती। हमें फिर इनका नया आइटम दिखाया जाता है जो कि काफी स्पेशल
लग रहा होता है। इसका नाम पिंचो होता है और ये काफी डिलीशियस भी लग रहा होता है। ये लोग कहते हैं कि हमारे नए मेन्यू के लिए ये काफी बढ़िया रहेगा। शिरागी फिर इन्हें बताते कि हमने इस कैफे को दोबारा से चेरी ब्लॉसम वाले दिन ओपन किया था और मैंने उसी से इंस्पायर्ड होकर ये चीज बनाई है। आए तो इसकी तारीफ करते हुए कहते ये काफी ज्यादा औसम है, ये कैफे के लिए एकदम परफेक्ट फिट बैठ रहा है। इसके बाद आए तो कहता है कि रियो ने काफी मेहनत किया, यहाँ पे हमारे सप्लायर से नेगोशिएट करके हमारा जो रेट है वो थोड़ा कम कर दिया है। तो शिरागी को कहती कि हाँ वो सचमुच काफी अच्छी है, अब हम सस्ते में इस चीज को बेच पाएंगे। तभी ये लोग पूछते कि आखिरकार वो कहाँ गई हुई है। तो शिरागी को कहती कि वो शॉपिंग पे गई थी पर वो अब तक वापस नहीं आई है। तभी लोग देखते हैं इनके कैफे का दरवाजा कोई ओपन करता है और ये और कोई नहीं, ये रियो होती है जिसने यहाँ पे सभी मार्केट के लोगों को अपने यहाँ पे बुला लिया होता है ताकि वो इनकी मदद कर सके। वहीं पे हमें रिरिका को दिखाया जाता है जो कि अपने फॉलोअर्स को इनके कैफे के यहाँ आने के लिए कह रही होती है और उनका शुक्रिया कर रही होती है यहाँ आने के लिए। इसका काम देख के सभी लोग इसकी तारीफ करते हैं पर कहते हैं कि क्या वो एक बार में अपने सभी फैंस को एक साथ नहीं बुला सकती क्या। वो कहती है कि अगर उसने एक बार में सभी को बुला लिया तो सबको शक हो जाएगा कि मैं उन सबका यहाँ पे यूज कर रही हूँ, इसी वजह से यहाँ पे मैं उन्हें एक एक करके बुला रही हूँ ताकि हमारा काम चलता रहे। और हाँ मुझे जल्दी ही फैमिली कैफे को डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि मैं हमेशा के लिए यहाँ पे पार्ट टाइमर के तौर पे काम नहीं कर सकती। तभी इनके साथ ही वैलेंटीना यहाँ पे आ जाती है जो कि इन्हें बताती कि फैमिली कैफे में कुछ अजीब चीजें हो रही है और ये लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है। उतने में यहाँ पे इसके साथ ही इसे एक टैब देती है जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि रियो ने अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे सबके सामने रिवील कर दी होती है, जिस वजह से वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही होती है और सभी लोग यहाँ पे उससे मिलने के लिए आ रहे होते हैं। ये चीज देख के रिका को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार रियो ने अपनी आइडेंटिटी इस चीज के लिए क्यों रिवील की। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि शिरागी ने जो डिश यहाँ पे बनाई होती है वो भी काफी डिलीशियस होती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे आज भी काफी ज्यादा भीड़ आई होती है जो देख के सभी लड़कियां काफी खुश होती है और हायातो भी। हमें फिर कुछ दिन पहले दिखाया जाता है जहाँ पे वही रिपीटर यहाँ पे आया होता है जिसने पिछली बार रियो का इंटरव्यू लिया होता है और वो बीच वाले हादसे के लिए इस बार इससे माफी मांगता है। वो यहाँ पे सिर्फ रियो की वजह से आया होता है क्योंकि रियो ने इसे कहा होता है कि यहाँ पे मैं अगर पार्ट टाइमर के तौर पे काम करती हूँ लोगों को पता चला तो यहाँ पे भीड़ जम जाएगी। तो आया तो इसे कहता है कि तुम तो इसके अगेंस्ट थी कि किसी को भी तुम्हारी आइडेंटिटी पता ना चले। तो रियो कहती है कि शॉप के लिए कुछ भी। हमें फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ रियो है तो उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ, वो खड़े खड़े क्या देख रहा है तो इसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ी। ये इसे कहती है अगर उसे इतना ही बुरा लग रहा है तो वो यहाँ पे उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है तो कहता है कि तुम क्या कह रही हो। ये इसे कहती कि हाँ उन लोगों को हराने के बाद तुम मुझे यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकती हो। पर हाया तो इस चीज का कोई भी आंसर नहीं देता। हमें फिर करीब 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं फैमिली कैफे में जहाँ आज भी यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ आई होती है। यहाँ पे काफी सारे लोग सिर्फ शिरागिको का खाना खाने के लिए आए होती है क्योंकि इनका जो पिंचोस होता है वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका होता है लोगों में और लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं उस चीज को। अकाने हायातो को बताते कि लोग वैसे तो यहाँ पे रियो की वजह से आए थे पर जब उन लोगों ने यहाँ पे शिरागिको की डिश ट्राई की तो उन लोगों को यहाँ पे काफी पसंद आया, जिस वजह से वो लोग यहाँ पे दोबारा से सिर्फ शिरागिको की कुकिंग की वजह से आए हैं। तभी शिरागिको कहती कि मुझे लगता है यहाँ पे भीड़ पड़ने वाली है, मेरे हिसाब से हमें यहाँ पे रियो को बुला लेना चाहिए। पर हायातो कहता है कि नहीं उसे मत बुलाओ, अगर लोगों को पता चला कि वो यहाँ पे है तो और भी ज्यादा भीड़ हो जाएगी जिसे हम हैंडल नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं रियो को जो कि यहाँ पे एक वीडियो को देख रही होती है और ये रेखा की होती है जो कि कह रही होती है कि अगर यहाँ पे कस्टमर्स नहीं आए तो उसका कैफे यहाँ बंद हो जाएगा। वो सबसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसके कैफे में आए और यहाँ पे एंजॉय करे पर कोई भी इनके कैफे में नहीं आता। हम फिर देखते हैं यहाँ पे जो वैलेंटीना है वो कहती है कि मैं यहाँ पे फैमिली कैफे से पिंचोस लाई हूँ, ये काफी पॉपुलर हो चुकी है। पर रेखा कहती है कि तुम बेवकूफ हुआ, आखिरकार तुमने हमारे राइवल के प्रॉफिट में यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर एक लड़की से कहती कि मेरे हिसाब से यहाँ पे रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ है, हम यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके पर कोई भी नहीं आ रहा। वहीं पे जो यहाँ पे फैमिली कैफे का जो मेन्यू है वो काफी अच्छा है, इसी वजह से लोग वहां पे जा रहे हैं। तो रेखा कहती कि अगर मेरे फैंस भी मेरे लिए ट्रैवल कर पाते तो कितना अच्छा होता, पर वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे फिर एक लड़की कहती कि मेरे हिसाब से हमारे खाने के मेन्यू में हमें कुछ फेर बदल करने चाहिए। पर रेखा कहती कि हमें ऐसा करने से बॉस ने मना किया है। ये फिर इन्हें यहाँ पे रियो के बारे में बताती है कि उस लड़की को हार मानना नहीं आता, वो सचमुच यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकती है। उसके माँ बाप ने उसे यही सिखाया है और उसे ये नहीं पता कि कब यहाँ पे उसे क्विट करना चाहिए। वो सचमुच काफी अमेजिंग है पर मुझे किसी भी हाल में उसे हराना है चाहे जो हो जाए। कुछ ही देर में यहाँ पे रियो आ जाती है जो कि इन सभी को बताती है कि उसने यहाँ पे शिरागिको को नई बनी हुई आइटम्स लाई है जिसके लिए सभी उसका शुक्रिया करते हैं। पर रिका उसे कहती कि ये लोग यहाँ पे बिजी है, आखिरकार वो यहाँ पे क्या करने के लिए आई है। पर रियो से कहती कि मुझे तो लोग कहीं पे भी नहीं दिख रहे। ये इसे कहती कि जल्दी लोग आने वाले हैं और हम बिजी होने वाले हैं। रियो फिर इसे गुस्से से कहती है कि कुछ फैंस को यहाँ पे बुला लेने से वो तुम्हारे कस्टमर नहीं हो जाते, तुम्हारे खाने में बिल्कुल भी दम नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे क्यूट और तुम्हारे बड़े बलून्स देख के लोग यहाँ पे आएंगे? तुम्हारे पास इसके अलावा है क्या? तुम ना ही यहाँ पे गाना गा सकती हो ना ही तुम्हें एक्टिंग आती है। ये से कहते कि कुछ ही समय के बाद मैं इन सभी की यहाँ पे स्टडी शुरू करने वाली हूँ, तुम देखते जाना मैं तुमसे बेटर बन जाऊंगी। पर रियो
उससे कहते कि तुम्हें पता है तुम्हारी जैसे काफी सारे लड़के यहाँ पे है जो कि तुमसे बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं और वो तुमसे ज्यादा क्यूट है। तो रिका कहती कि मेरे फैंस हमेशा मुझे यहाँ पे अपना आइडल मानते हैं और मुझे एक ना एक दिन वो स्टार बना के रहेंगे। ये से कहती कि मेरे भी यहाँ पे काफी सारे ऐसे फैंस थे जो कि मुझे ऐसा कहा करते थे, पर आखिर में वो सभी मेरा साथ छोड़ के चले गए। पर सभी लड़कियां यहाँ पे रेखा का साथ देती है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे रेखा की मेहनत देखी होती है। रियो फिर से कहती कि तुम्हें पता ये इंडस्ट्री तुम्हारी इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे तुम अकेले एफर्ट डाल के कुछ नहीं कर सकती हो। एक टाइम के लिए तुम्हारे फैंस तुम्हारे कैफे में आ सकते हैं, पर बार बार वो तुम्हारे कैफे में नहीं आएंगे और एक न एक दिन वो तुम्हें भुला भी देंगे। और जब ऐसा होगा तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। रेखा इसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब मेरे रॉयल फैंस है और वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उन सब ने मेरे साथ रहने का वादा किया है, उन सब ने मुझसे प्रॉमिस किया है। ये फिर यहाँ पे रोने लग जाती है। तो रियो कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें रुला दिया, पर तुम सचमुच काफी जल्दी रो जाती हो। तब यहाँ पे रियो देखती है कि इसकी जो लाइव स्ट्रीम है वो लाइव होती है और सभी लोग इनकी बातें सुन रहे होते हैं। ये चीज देख के रियो कहती है कि तुम्हारी वजह से जो मेरी रेपुटेशन है वो अब मिट्टी में मिल चुकी है। इसके बाद जब यहाँ पे रेखा जाके अपनी लाइव स्ट्रीम देखती है तो उसे लगता है कि लोग उसके बारे में काफी भला बुरा कह रहे होंगे, पर ये लोग देखते हैं ये सभी लोग यहाँ पे रियो को भला बुरा कह रहे होते हैं और रेखा को अच्छा कह रहे होते हैं। तभी एक लड़की कहती है कि मेरे हिसाब से रियो ने ये सब जानबूझ के किया है। हम फिर देखते हैं कि हाय तो यहाँ पे रियो का अपने रूम पे बुला लेता है बात करने के लिए। यहाँ पे उसे बताता है कि मुझे सब कुछ पता है। ये से कहते कि मुझे माफ कर दो, यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि वो स्ट्रीमिंग कर रही है और वो लाइव है। मेरे हिसाब से मेरी वजह से हमारे काफी सारे कस्टमर लूज हो चुके होंगे। हाय तो कहता है कि सब कुछ ठीक है, ज्यादा बिजी होना भी एक प्रॉब्लम बन चुकी थी, तो मेरे हिसाब से जो अभी चल रहा है वही ठीक है। पर हाँ तुम्हारा ये साइड भी मुझे उतना बुरा नहीं लगा। इसके बाद हाया तो इसके सर पे अपना हाथ रख देता है और इसे सहलाने लग जाता है। रियो को फिर एक पल याद आ जाता है जहाँ पे सभी लोग इसे अचानक से सरप्राइज देते हैं इसका बर्थडे पार्टी के दिन। यहाँ पे इसे कहती कि आखिरकार इन सबको कैसे पता चला कि आज उसका बर्थडे है। सभी लोग इसे बताते हैं कि इस बारे में हायतो को पता था। तो रियो से पूछती कि आखिरकार इस बारे में उसे कैसे पता चला। हायतो इसे बताता है कि जब तुमने अपना रिज्यूमे यहाँ पे सबमिट किया था तभी मुझे यहाँ पे उसकी डेट याद हो गई थी। हायतो फिर प्रेजेंट में रियो से पूछता है कि उसे क्या हुआ, वो कहीं खोई खोई सी लग रही है। रियो कहती कि कुछ भी नहीं। ये फिर यहाँ सोचने लग जाती है कि लगता है तो हमेशा उसे देखता रहता है और उसी के बारे में सोचता रहता है। एपिसोड की शुरुआत में हम फैमिली कैफे के यहाँ देखते हैं जहाँ पे आज भी काफी ज्यादा भीड़ हुई होती है और ये लोग काफी बिजी होते हैं। वहीं पे फैमिली कैफे में कोई भी नहीं आया होता जिस वजह से सभी लड़कियां उदास होती है। हमें फिर अगले दिन रेखा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उस ओल्ड मैन की बात याद करी होती है। दरअसल इसकी बोलने की वजह से जो उसकी कैफे की रिपोर्टेशन है वो पूरी तरह गिर गई और उस ओल्ड मैन का जो प्लान है वो पूरी तरह खराब हो गया और अब 3 दिन में इन्हें सामान पैक करके यहाँ से जाना है। साथ ही में इन सबको उस कैफे को डिमोलिश करने के पैसे अपने जेब से ही भरने पड़ेंगे। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे रियो आ जाती है जो कि यहाँ रेखा से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे बैठी हुई क्या कर रही हो। वहीं पे हम बाकी लड़कियों को देखते हैं जो कि अपनी सारी कहानी फैमिली कैफे के लड़कियों को बता रही होती है। पर ये लड़कियां इन्हें कहती कि आज तो हमारा कैफे बंद है, तुम लोग यहाँ पे क्यों आई हो। वो लड़की इन्हें कहती है कि हम तुम्हारे पार्टनर्स है, क्या तुम लोग हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो क्या। वही अकाने वैलेंटीना से पूछती है कि आखिरकार वो बैठे बैठे वहाँ पे क्या देख रही है। ये इसे कहती है कि दरअसल यहाँ पे उसकी जो कॉफी है वो काफी बढ़िया रहती है, इसी वजह से वो उसे देख के सीख रही है। तभी शिराकी को कहती कि मुझे इन लोगों के लिए काफी बुरा लग रहा है, उस बूढ़े आदमी को ऐसा इन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए था। एक चीज की वजह से उसने यहाँ पे इन लोगों को बाहर निकाल दिया। आमे कहते कि वो बूढ़ा आदमी मुझे जब भी दोबारा दिखा तो मैं इसे एक जोरदार पंच मारूंगी। तभी यहाँ शिराकी को कहती कि मेरे हिसाब से इनके बारे में हमें हायतो से मदद लेनी चाहिए। वहीं पे हम देखते हैं बाहर जहाँ भी यहाँ रेरिका से यो बात कर रही होती है। रेरिका इसे सब कुछ बता देती है और कहती कि उन लोगों ने हमें कहा कि फूसान को जो गुस्सा दिलाएगा वो हमारे भी किसी काम का नहीं है और उन लोगों ने हमें कंपनी से फायर कर दिया। रियो रेरिका को कहती कि ये दुनिया शुरू से ही ऐसी है, ये हमेशा बुराई का साथ देती है और अगर तुम्हें इन लोगों जैसा नहीं बनना है तो तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि तुम इन चीजों को सह सको। बट ये कहती कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचाया, आखिरकार मैं अब क्या करूंगी। रियो से कहती कि तुम्हारे पास तुम्हारे वो बेहतरीन फैंस है जो कि तुम्हारा वेट कर रहे हो और तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर तुम मेरे जैसा नहीं बनना चाहती हो तो तुम्हें और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और बाकी रही तुम्हारी इन चीजों की, ये सारी चीजें तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं ये सब चीजें संभाल लूंगी। तो रेरिका इसे गले लगा लेती है। ये इसे कहती कि लोगों के सामने इतनी जल्दी मत रोया करो और मुझसे दूर हटो। हमें फिर हायातो को दिखाया जाता है जो कि सुपरमार्केट से सामान लेके आया होता है। वो यहाँ पे लड़कियों को कहता है कि यहाँ पे कॉफी बीन्स थोड़ी महंगी हो गई है। पर जैसे ही वो यहाँ पे हॉल का दरवाजा खोलता है वो देखता है कि सभी लड़कियां यहाँ पे अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, तो वो नहीं देखते रह जाता है। तो ओका इसके मुंह पे चप्पल मारते हुए कहती है कि आखिरकार वो कितनी देर इन्हें देखने वाला है। हायातो इन्हें कहता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह हुई तुम्हारे कपड़े चेंज करने की और तुम सब एक साथ यहाँ पे कपड़े क्यों चेंज कर रही हो। ये कहती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। शिरागी को फिर ऐसा समझाते हुए कहती कि दरअसल आमी ने हम सब के ऊपर यहाँ पे कॉफी गिराती थी काफी अजीब ढंग से। फिर हमें कुछ समय पहले दिखाया जाता है जहाँ पे ये हायातो से बात करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आमी कॉफी लाते हुए गिर जाती
जाती है और यहाँ पे वैलेंटीना उसका साथ देती है उसे पकड़ने के लिए, और वो कॉफी और ज्यादा गिर जाती है, जिसके बाद इन सभी के ऊपर कॉफी गिर जाती है और इन लोगों को ना चाहते हुए भी यहाँ पे कपड़े बदलने पड़ते हैं। हाय तो इन्हें कहता है क्या तुम दोबारा से मुझे समझा सकती हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। शिरागी को कहते कि मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिरकार इन लोगों ने इस तरह से कॉफी कैसे गिरा दी। हाय तो इन्हें कहता है कि ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे राइवल्स यहाँ पे कॉफी पीने के लिए पहली बात क्यों आए। ये सब इसे बताते कि दरअसल ये सभी लड़कियां अब हमारे साथ रहने वाली है। हाय तो फिर इन सभी लड़कियों को एक जगह लेके बैठ जाता है ताकि ये लड़कियां इससे बात कर सके और इन्हें समझा सके। ये लड़कियां फिर अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है, जैसे कि चियोदा रिरिका जो कि 19 साल की है और वो यहाँ पे यूट्यूबर है, और ताकासाकी माओ जो कि यहाँ पे 20 साल की है और वो एक पार्ट टाइमर है। वहीं पे सोया मोई जो है वो 3rd ईयर कॉलेज में है और वो खाना अच्छा बनाने जानती है। वहीं पे योशिनो हिराकू जो है वो 19 साल की एक पार्ट टाइमर है। और आखिर में आ जाती है वैलेंटीना अजुमा जो कि 18 ईयर्स की और वो यहाँ पे एक ट्रैवलर है। हाँ तो उन्हें कहता है कि तुम सबको मुझे अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रहणमा का जो रूम है वो खाली और मेरे हिसाब से तुम सभी के सभी वहाँ पे फिट आ सकते हो। जब तक तुम्हें यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल जाती तब तक तुम यहाँ पे रह सकते हो, पर जब तुम्हें पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो यहाँ से चले जाना। तो रिरेका कहती कि तुम्हारा शुक्रिया और मैं माफ करना, तुम्हें इतनी सारी चीजों से गुजरना पड़ रहा है। माओ से कहती कि तुम हमसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहते, जबकि यहाँ पे वैलेंटीना एक ट्रैवलर है, तुमने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। ये से कहती कि हमारे पास ऑलरेडी काफी वियर्ड पर्सन है जो कि काफी अजीब हरकतें करती है। तभी यहाँ पे रियो आ जाती है जो कि इन्हें कहती है कि हाँ तूने तुम्हें माफ भी कर दिया और तुम्हें रहने के लिए जगह भी दे दी, ये कितनी अच्छी बात है। उतने में यहाँ पे आमी और वैलेंटीना कहते हैं कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और कुछ ही देर में हम वापस आ जाएंगे। तो हयातो कहता है कि वो सब तो ठीक है पर डिनर से पहले वापस आ जाना। वही हम देखते हैं रियो को जो कि यहाँ पे रिरिका को कहती है कि रिरिका मेरे हिसाब से तुम्हें आप काम पे लग जाना चाहिए। ये कहते तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। ये कहते कि तुम्हें अपने फैंस के साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि वो काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर इसकी बात सुन के रिरिका यहाँ पे रोने जैसा मुंह बना लेती है। तो रियो कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा है दूसरे के सामने रोना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो हयातो कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, दूसरे के सामने रोना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। दरअसल यहाँ पर रियो भी इसके सामने रो चुकी है, इसी वजह से इसकी ये बात सुन के ये काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और रिरिका को यहाँ से ले जाती है और इसे जाने से पहले ही कहती है कि तुम्हें उन लड़कियों से अच्छे से बात करनी चाहिए जो थोड़ा डाउन फील करती हो। हाँ तो फिर हमें बताता है कि जितनी भी लड़कियों की यहाँ सोच मैच होती है वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से घुल मिलती है, और हम ऐसे ही देखते हैं जितनी भी लड़कियां होती है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल रही होती है, जैसे कि शिरागी को अपनी वाली से और रियो अपनी वाली से, और वहीं पे जो आमी है वो वैलेंटीना से काफी अच्छे से यहाँ घुल मिल रही होती है क्योंकि इन सब की पर्सनैलिटी एक जैसी ही होती है। हाँ तो फिर कहता है कि अगर ग्रैंडमा यहाँ पे होती तो शायद से वो भी यही करती, पर कुछ ही देर में इसका ये फैसला गलत निकलता है क्योंकि जितनी भी लड़कियां जब खाने की टेबल पे आती है तो वो बात कर रही होती है, यहाँ पे काफी शोर हो रहा होता है। तो आया तो सोचता है कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। फिर आया तो देखता है कि यहाँ पे आमी और वैलेंटीना जो है वे एक दूसरे के साथ पिलो फाइट कर रही होती है और हाया तो उसे रोक रहा होता है। वहीं पे जब हाया तो यहाँ पे टॉयलेट करने के लिए आता है तो वो देखता है यहाँ पे दूसरी लड़की बाथरूम में घुसी हुई होती है और वो यहाँ पे मांगा पड़ रही होती है। वही दूसरी और बाकी लड़कियां जो है वो यहाँ पे नहा रही होती है, पर ये जगह काफी छोटी होती है। आखिर में हम देखते हैं हाय तो यहाँ पे गर्म पानी भी नसीब नहीं होता क्योंकि सब लड़कियों ने उसे पहले यूज कर लिया होता है। फिर हम देखते हैं हाय तो के ऊपर यहाँ पे शिरागी को चढ़ जाती है। थोड़े ड्रिंक के बाद वो पूछता है कि आखिरकार इसे यहाँ पे ड्रिंक किसने दिया। तभी माओ कहते कि मुझे लगा नहीं था कि हाय तो तुम ऐसे इंसान होगे, मुझे लगा था कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो, पर मैं भी तुम्हें यहाँ पे ज्वाइन करना चाहती हूँ। हाय तो इसे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग नहीं है, इसे जल्दी से मेरे ऊपर से हटाओ। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे वो कहा जाती है जो कि इसके सर के ऊपर यहाँ पे पाँव रख देती है, और आखिर में हम देखते हैं हायतो को जो कि पूरी रात सो नहीं पाया होता इनकी वजह से, पर वो कहता है कि तुम अपने कर्जे की चिंता मत करो, उसके लिए यहाँ पे मैं कोई ना कोई उपाय निकाल दूंगा। रेखा इससे अच्छे से बात करते हुए इसका शुक्रिया करती है। तो हायतो इसे कहता है कि तुम्हें मुझसे फॉर्मली बात करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों सेम एज के हैं तो तुम मुझसे यहाँ कैजुअली बात कर सकती हो। ये कहती कि तो फिर ठीक है, मैं तुमसे किसी चीज को लेकर एक और बार बात करना चाहती हूँ। वही आकाने और रियो इन्हीं दोनों को घूर रहे होते और सोच रहे होते कि आखिरकार ये दोनों कर क्या रहे हैं। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों माओ से पूछने की चले जाते हैं क्या ये रिरिका का कोई बॉयफ्रेंड है क्या, पर इसको कुछ नहीं पता होता। तो ये से पूछती है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड हो या ना हो, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। ये लोग कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ये दोनों बस थोड़े क्यूरियस थे। तो यहाँ पे माओ ने चढ़ाते हुए कहते हैं कि दरअसल वो यहाँ पे काफी ज्यादा क्यूट है और उसके काफी बड़े बलून्स भी है, तो उसका बॉयफ्रेंड बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से तुम दोनों चिंता में हो क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि हायतो को कहीं वो छीन ना ले। इसकी बात सुन के ये दोनों काफी घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे शिरागी को भी आ जाती है जो कि इनसे कुछ पूछती है, पर उसके बड़े बलून्स देख के ये दोनों यहाँ पे जेलस हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हमारे पास इतने बड़े क्यों नहीं है। वहीं पे हम देखते हैं आमी और वैलेंटीना को जो कि एक दूसरे के साथ अजीब हरकतें कर रहे होते हैं और ओका नहीं देख रही होती है, पर तभी यहाँ पे आमी के मुंह से ब्लड निकलता है और वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। ओका उससे पूछती है उससे क्या हुआ, पर वैलेंटीना कहती है कि अगली बार मैं ऐसा करूंगी। यहाँ पे ये से पूछती है कि इसका मतलब क्या है, तो आमी इसे बताती
ही दरअसल उसके मुंह में यहाँ पे चरी था और वो यहाँ पे उसे दबा देती है, जिससे ओका का मुंह गंदा हो जाता है। और उसके बाद ओका यहाँ पे इन दोनों को काफी बुरी तरह डांटती है। हमें फिर डिनर के टेबल के यहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लड़कियां खाते हुए एक दूसरे से बात कर रही होती है। और वही यहाँ पे रिरेका जो है वो यहाँ पे हायातो से बात कर रही होती है, पर हायातो उसे कहता है कि खाने के बाद मेरे रूम में आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो कहती कि ठीक है। और इसकी बात सुन के आकाने और रियो बिल्कुल यहाँ पे चौकन्ना हो जाती है। ये दोनों फिर यहाँ पे चुपके से हायातो के रूम में जाने लग जाते हैं। तब यहाँ पे रियो से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है, क्या वो यहाँ पे हायातो में इंटरेस्टेड है क्या? ये से कहती कि पता नहीं, पर जो भी यहाँ पे शो बिजनेस में है उसके ऊपर हम बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते। माओ कहती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो एक आइडल है और उसे पता है कि आदमी के दिल को कैसे कैप्चर किया जाता है। इसे देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि मुझे पता है तुम यहाँ पे हायातो के बारे में चिंता कर रहे हो। ये लोग फिर यहाँ पे चुपके से उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। माओ इन्हें चढ़ाते हुए कहती कि लगता है वो उसे प्रपोज कर रहा है। ये से कहती कि चुपचाप रहो और इनकी बातें सुनो। ये यहाँ फिर उसे कहती है कि लगता है वो उसे अपने बलून्स दिखाने वाली है। और इसकी ये बात सुन के ये दोनों मिलकर यहाँ पे हायातो के रूम का दरवाजा खोल देते हैं। पर ये लोग देखते हैं कि रिरिका और हायातो यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, जो देख के ये लोग अजीब सी बात करने लग जाती है। रियो और आकाने काफी एम्बेरस फील कर रहे होते हैं। वही हायातो और रिरिका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल हायातो ने यहाँ पे रिरिका को कहा होता है कि उस ओल्ड मैन का रेस्टोरेंट खरीदना चाहता है और ये लोग चाहे तो वहाँ पे काम कर सकते हैं और बाद में किस्तों के तौर पर रिरिका उसे पैसे वापस कर सकती है। और वो रेस्टोरेंट उस ओल्ड मैन से वो कैसे खरीदेगी, ये यहाँ पे रिरिका को खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे शिराकीको आ जाती है, जो कि हायातो के मुंह पे बैठ जाती है और ये लोग अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। रिरिका फिर अगले दिन उस ओल्ड मैन के पास चली जाती है, जो कि उस रेस्टोरेंट की कीमत यहाँ पे 13 मिलियन येन बताता है। और वो उसे कहता है कि वो उसके लिए यहाँ पे 6.5 मिलियन में उसे दे देगा। पर आखिरकार वो यहाँ पे अकेले इस रेस्टोरेंट को कैसे खरीद सकती है? क्या उसके पास सचमुच इतना पैसा है क्या? रिरिका इसे कहती है उसे पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास काफी सारे पैसे है। दरअसल ये ऐसा प्रिटेंड करके कि हायातो की दोस्त है, उसके साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग बना ली है, जिस वजह से वो इसे पैसे देने के लिए राजी हो चुका है। और वो अब सारे पैसे लगा के इस कैफे को खरीद लेगी, जिसके बाद हायातो को लॉस हो जाएगा। उसका जो ग्रैंडसन है वो उसकी दादी की तरह ही स्टूपिड है। ये कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। हम फिर अगले दिन देखते हैं, जहाँ पे रिरिका यहाँ पे हायातो की ग्रैंड माँ से माफी मांग रही होती है, पर हायातो से कहता है कि ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैंने ही तुम्हें कहा था, क्योंकि वो ओल्ड मैन हमारी फैमिली से हेट करता है, तभी वो यहाँ पे उस रेस्टोरेंट को बेचेगा। ये से कहती है कि वो ओल्ड मैन सचमुच काफी ज्यादा खुश था। वो कह रहा था कि मैंने सिर्फ 6.5 मिलियन में उस स्टूपिड सी शॉप को यहाँ पे बंद करवा दिया, मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ। हायातो कहता है कि हाँ तुम यहाँ पे विलन के आर्क को काफी अच्छे से निभा सकती हो, तुम तो काफी अच्छी हो एक्टिंग में। ये से कहती कि ये सब सिर्फ रियो की वजह से है, उसने मुझे काफी कुछ सिखाया है। रिरिका फिर से कहती कि आज से तुम मेरे ओनर हो, मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके तुम्हारी जितने भी पैसे है वो सब क्लियर कर दूंगी। ये से कहता है कि तुम यहाँ पे इसके बारे में श्योर तो हो ना? ये कहती कि हाँ। तो ये कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलने वाले, क्या तुम सच में श्योर हो क्या? तब यहाँ पे बाकी लड़के आ जाती है, जो कि इसे कहती कि हम इसमें मदद करेंगे, हम उस रेस्टोरेंट को काफी अच्छा बना देंगे। हम पहले से ये सोच रहे थे कि अगर ये उस रेस्टोरेंट को खरीद लेती है तो हम वहाँ पे काम करके इसके जितना भी खर्च है वो उतार देंगे और साथ ही साथ इसकी मदद भी करेंगे उस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए। तो ये कहता है कि ठीक है, अब फाइनली तुम लोग यहाँ से जाने वाले हो, ये तो काफी अच्छी बात है। तो सभी लड़कियां कहती कि हम ज्यादा दूर नहीं जाने वाला, हम उस रेस्टोरेंट में ही होंगे, हम तुम्हारे अच्छे नेबर्स बन के रहेंगे। हमें फिर ओका को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे आमी से पूछती है कि आखिरकार हायातो क्या कर रहा है। ये से बताती कि आखिरी बार जब मैंने उसे देखा तो वो अपने बैंक बुक में यहाँ पे देख रहा था और वो बिल्कुल जमा हुआ था। ओका कहती कि मुझे लगा ही था, जितने भी उसने यहाँ पे 7 महीने में पैसे कमाए थे इस रेस्टोरेंट से, उसने यहाँ पे उस नए रेस्टोरेंट को खरीदने में लगा दिए। रियो से कहते कि मेरे हिसाब से हमें यहाँ पे उसे प्रेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसने यहाँ दूसरों के लिए काम किया, ना कि अपने लिए। ओका कहती कि हाँ मुझे पता है और मैं उसके बारे में बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये सोच रही हूँ कि आखिरकार इस फीलिंग को मैं कैसे लूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो लड़कियां अब हमारी दोस्त बन चुकी है और मैं उन्हें दोस्त की तरह लेना चाहती हूँ, पर वो लड़कियां एक और रेस्टोरेंट पे हमारी तरह ही काम कर रही है और एक तरह से वो हमारी राइवल हुई नेबरहुड की। पर हमारा ओनर यहाँ पे इसे कैसे लेता है ये उसके ऊपर है। हम फिर आखिर में हायातो को देखते हैं, जो कि यहाँ पे अपने बैंक बैलेंस को देख के बिल्कुल उदास हो चुका होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें आमी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ कस्टमर को एंटरटेन कर रही होती है। वही हायातो को रिरिका का मैसेज आता है कि बाकी लड़कियों को लेकर उसे यहाँ पे उसकी कैफे की रीओपनिंग के लिए आना है। हायातो कहता है एक तो मेरी सेविंग्स खत्म हो चुकी, ऊपर से हमारे लोकल राइवल्स भी आ चुके हैं यहाँ पे। तभी आमी से पूछती कि हायातो आखिरकार तुम यहाँ पे क्या बड़बड़ा रहे हो? हायातो इसे कहता है ये काफी अच्छा लगता होगा ना कि बिना दुनिया की परवाह किए तुम जो चाहे वो करिए हो। ये इसे कहते कि हाँ हीरो ऑफ जस्टिस को किसी चीज की परवाह नहीं है, वो अगर ऐसा करेगा तो वो दुनिया नहीं बचा पाएगा। फिर हमें उस कैफे में दिखाया जाता है जिसका नाम अब बदल चुका होता है, इसका नाम चियोदा डाइनर होता है और सभी लड़कियां यहाँ पे अब इस कैफे को दोबारा से रिविजिट करने के लिए आ चुकी होती है। यहाँ पे हायातो कहता है कि तो तुमने यहाँ पे जापानीज स्टाइल मेन्यू चूज किया है। ये कहती है कि हाँ। हायातो इसे कहता है कि
मुझे काफी बुरा लग रहा है कि हमारी वजह से तुमने यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। रिरिका इसे कहती है इसी कोई बात नहीं है, मियोमी जो है वो यहाँ पे जापानीज स्टाइल फूड बनाने में काफी एक्सपर्ट है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे काफी सारे लोगों से यहाँ पे बात कर ली है जो कि हमारी मदद करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तभी शिरागी को खाने को टेस्ट करने के बाद कहती कि मियोमी के पास सचमुच एक प्रोफेशनल की स्किल है। तो यहाँ पे ये लड़की से बताती कि दरअसल उसके पेरेंट्स सोदा कादन नाम के यहाँ पे एक रेस्टोरेंट को चलाया करते थे और वो यहाँ पे उनकी मदद करती थी। शिरागी को इससे पूछते ये वही ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है ना जो कि ईडो के टाइम से चल रहा है। ये कहते कि हाँ ये वही है। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे इसकी तारीफ करने लग जाते हैं, पर ये इसे कहती कि दरअसल उसकी एक खामी भी है। दरअसल जब यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड की बारी आती है तो मोइमी यहाँ पे काफी भावुक हो जाती है और वो सचमुच एक अदर ही पर्सनैलिटी बन जाती है। वो इस काम को काफी सीरियसली लेती है, इस वजह से उसके साथ यहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद ये सभी बाहर आ जाते हैं, जहाँ है तो इन्हें कहता है कि कैफे ऑफिस जाने के बाद मैं तुम सबकी प्रमोशन कर दूंगा। फिर यहाँ पे रिरिका रियो को यहाँ पे अपने पास बुलाती है और उसे कहती कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये दरअसल एक हॉट स्प्रिंग की टिकट होती है, ये 1 दिन और 2 रातों की टिकट होती है। ये इसे कहती कि मैं इसे लॉटरी में जीती थी, तुम इसे रख सकती हो। रियो इसे पूछती कि आखिरकार इसका मैं क्या करूंगी। ये इसे कहती कि तुम यहाँ पे अकेले हायतो के साथ हॉट स्प्रिंग में जा सकती हो। ये इसे कहती कि जैसा तुम समझ रहे हो हमारा रिलेशनशिप वैसा नहीं है। रिरिका इसे कहती कि तुम्हें छोड़कर सबको पता कि तुम हायतो को पसंद करती हो। ये इसे कहती अगर मैंने ऐसा किया तो कैफे में सचमुच काफी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि हायतो इस चीज के लिए कभी भी मानेगा। रिरिका इसे कहती कि तुम सचमुच काफी ज्यादा प्रिटी हो और मुझे पता है कि हायतो इस चीज के लिए मानेगा अगर तुम जोर दो तो। हमें फिर बताया जाता है कि मियोमी जैसी हेड पहनती है वो यहाँ पे एक प्रोफेशनल शेफ बन जाती है और उसकी उतरती वो नॉर्मल मियोमी बन जाती है। फिर हमें घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते रियो और हायतो अभी घर पे अकेली होते हैं क्योंकि बाकी जितनी भी लड़कियां होती है वो अपने अपने काम से यहाँ पे बाहर गई होती है। तो तभी यहाँ पे मौका देख के रियो से कहती है कि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में जाना कितना अच्छा रहेगा ना, ठंडी काफी बढ़ चुकी है। ये फिर इसे कहती कि दरअसल रिरिका ने मुझे यहाँ पे एक टिकट दी है जो कि हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट की है, हम दोनों चाहे तो वहाँ पे जा सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ आओगे क्या। रियो फिर इसके करीब आने लग जाती है और इसे कहती कि मेरे हिसाब से अगर हम 1 दिन के लिए कैफे बंद कर दे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हाय तो इसे बताता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें शिरागीकू के साथ जाना चाहिए, वो तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त बन चुकी है। ये इसे कहते कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जाओ, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो क्या। तभी यहाँ पे ओका और आमी आ जाती है जो कि इन दोनों के ऐसे देख लेते हैं। ओका इन्हें बताती कि दरअसल मैंने यहाँ पे शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट पे हॉट स्प्रिंग की टिकट जीती है और वो 2 है। और उतने में यहाँ पे शिरागीकू भी आ जाती है जो कि इन्हें बताती कि इन लोगों ने यहाँ पे हॉट स्प्रिंग की टिकट जीती है और ऐसे करते हुए इनके पास 6 टिकट्स आ जाती है और ये सब फैसला करते कि ये सब अब यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के यहाँ जाएंगे। पर ये सोचती कि आखिरकार शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट वालों के पास इतनी सारी टिकट कैसे आई। हम फिर देखते ये लोग 1 दिन का ऑफ लेके यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के यहाँ जाने लग जाते हैं। पर यहाँ पे शिरागीकू कहती कि जरा आमी को देखो, वो आज काफी ज्यादा शांत है और साथ ही साथ उसने एक अजीब से गॉगल से लगा रखे है। आया तो इसे पूछता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो, पर आमी इसे कुछ जवाब नहीं देती। फिर कुछ देर के बाद ये लोग हॉट स्प्रिंग के यहाँ पे आ जाते हैं और इनकी स्वागत यहाँ पे एक ओल्ड लेडी करती है जो कि इन्हें बताती कि 2 लोगों के अलग अलग कमरे हैं। और इसकी बात सुन के सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार हायतो के साथ कमरा कौन शेयर करेगा। शिरागीकू सोच रही होती है कि वो हायतो के साथ कमरा शेयर करेगी, वही आकाने सोच रही होती है कि वो शेयर करेगी, वही यहाँ पे रियो सोच रही होती है कि वो शेयर करेगी। इसके बाद ये दोनों यहाँ पे लड़ने लग जाती है। रियो कहती कि मैं यहाँ पे हायतो के साथ कमरा शेयर करने के लिए तैयार हूँ, पर अकाने उसे पकड़ लेती है और उसे यहाँ पे गिरा देती है। इसके बाद शिरागीकू कहती कि मेरे हिसाब से हम दोनों एकदम परफेक्ट मैच है, मैं हायतो के साथ यहाँ पे कमरा शेयर करने के लिए तैयार हूँ। पर रियो और अकाने उसे पकड़ लेते और उससे कहती कि आखिरकार तुम ये सब क्या रही हो। इन तीनों को लड़ता देखो ओका कहती कि ये सब रोक दो और यहाँ पे हम लॉटरी से फैसला करेंगे कि हायतो के साथ कौन कमरा शेयर करेगा। और हम देखते हैं हायतो के साथ यहाँ पे आमी कमरा शेयर करती है, वही यहाँ पे शिरागीकू के साथ ओका कमरा शेयर करती है, वही रियो के साथ यहाँ पे आकाने कमरा शेयर करती है जो कि इसे बताते कि चिंता मत करो, यहाँ पे आमी उसके साथ कमरा शेयर कर रही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रियो को एक मैसेज आता है जो कि और किसी का नहीं, वो यहाँ पे रिरिका का होता है जो कि इसे पूछ रहे होते कि हायतो के साथ यहाँ पे उसकी ट्रिप कैसे चल रही है। पर रियो काफी गुस्से में होती है, वो रिरिका को एक फोटो भेजती है और कहती है कि मेरी ट्रिप ऐसे चल रही है, जहाँ पे रिरिका देखती है कि यहाँ पे सभी लड़कियां भी हायतो और रियो के साथ गए हुए हैं। फिर हमें हॉट स्प्रिंग के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़कियां हॉट स्प्रिंग में काफी मजे करी होती है, उन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है। पर तभी यहाँ पे हायतो की आवाज आती है जहाँ पे बूढ़े आदमी लोग यहाँ पे हायतो की सुशी देख के कहते हैं कि तुम्हारी साइज तो एक सुशी रोल की जितनी है, वो भी इतनी मोटी है, सचमुच तुम्हारा काफी बड़ा है। हायतो कहता है कि मेरा बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, कैसी बात कर रहे हो आप लोग। वही आओका ये बात सुन के कहती कि आखिरकार ये सब बूढ़े लोग कैसी बातें कर रहे हैं। फिर ये यहाँ पे आमी को कहती कि क्या तुम अपने गॉगल्स हटा सकते हो, पर वो अपने गॉगल्स नहीं हटा दी। ओका फिर यहाँ कहते कि ये जगह सचमुच ऐसी बात करके इन लोगों ने घटिया कर दिया है, अच्छा यही होगा कि मैं बाद में यहाँ पे फैमिली बात बुक कर लूँ। सभी लड़कियां फिर इससे पूछती है क्या हम यहाँ पे फैमिली बात बुक कर सकते हैं, वो भी एडवांस में। ओका कहती कि हाँ तुम यहाँ पे एडवांस में फैमिली बात बुक कर सकती हो। हमें फिर
हायतो को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी हॉट स्प्रिंग के यहाँ से आया होता है और वो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है। तभी यहाँ पे आमी आ जाती है। हायतो इससे पूछता है कि आखिरकार तुम अपना मास्क क्यों नहीं हटा रही हो, कहीं ये तो नहीं है कि कहीं तुम यहाँ पे किसी को जानती हो और जैसे तुम छुपना चाहती हो इसी वजह से तुमने ये मास्क पहन रखा है। ये इसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। हायतो इसे कहता कि जब से हमने यहाँ पे आने की बात की तब से तुम यहाँ पे शांत हो, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुमने कहा था कि तुम यहाँ पे इसी रीजन में बड़ी हुई हो, मुझे लगता है कि ये जगह तुम्हारी होम टाउन है और इस जगह के लोगों से छुपने के लिए तुमने यहाँ पे मास्क पहन रखा है। ये इसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक कॉमेडियन हूँ और इसी वजह से ऐसी चीजें मैं करते रहती हूँ। इसके बाद ये अपना मास्क पहन लेती है और यहाँ से भागने लग जाती है। और फिर भी यहाँ की कुछ ओल्ड लेडीज आमी को पहचान लेती है, दरअसल वो उसकी दादी को जानती है। फिर हम देखते हैं ये सभी लोग एक टेबल पे खाने के लिए बैठ जाते हैं और ये सभी लड़कियां यहाँ पे अभी भी सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करी होती है, वो है कि हायतो के साथ ये लोग फैमिली बात में कैसे जाएंगे। रियो फिर इनसे पूछते हैं कि आखिरकार हम यहाँ पे फैमिली बात रिजर्व कैसे करवाएंगे और हायतो को उस चीज के लिए मनवाएंगे कैसे। ये लोग इसे कहते हैं कि मेरे हिसाब से हायतो खुद से ये डिसाइड के लिए तो ही बेहतर रहेगा, पर अकाने इन्हें कहते हैं कि हायतो उस तरह का इंसान नहीं है जो कि यहाँ पे इन चीजों के लिए आसानी से मान जाए। तो ये लोग फिर यहाँ पे अजीब सी बातें करने लग जाते हैं कि आखिरकार ये लोग हायतो को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। रियो फिर कहती है कि हायतो अगर मेरे साथ 10 मिनट भी रह गया तो उसकी सुशी मैं एक बार देख लूंगी और उतना मेरे लिए काफी रहेगा। इसके बाद ये लोग अजीब सी बातें करने लग जाते हैं और शिराकुकु काफी एक्साइटेड हो जाती है और इनकी अजीब सी बातें सुन के हायतो औरोका कहती है कि आखिरकार तुम ये किस तरह की घटिया बातें कर रहे हो। फिर हायतो देखता है कि आमी ने अभी भी अपना मास्क पहन रखा होता है। वो उसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी तकलीफ क्या है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि आमी को कहती है अगर तुम घर आई थी तो तुम मुझसे यहाँ पे बात करने के लिए भी तो आ सकती थी। इसके बाद ये नहीं कहती कि मुझे माफ करना, मैं आपके खाने के वक्त आपको परेशान कर रही हूँ। ये लड़की फिर इन्हें कहती कि यहाँ के जान पहचान वालों ने कहा कि आमी तुम यहाँ पे रुकी हो तो तुम मुझसे मिलने की नहीं आई। आमी से कहती कि आखिरकार तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ये लड़की से कहती कि हमारी ग्रैंड माँ अगर तुम्हें देखेंगी तो वो काफी ज्यादा खुश होगी, तुम घर क्यों नहीं आ जाती। आमी से पूछती तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पे ग्रैंड माँ पूरी तरह ठीक हो चुकी है। ये से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रैंड माँ अब तक ठीक नहीं हुई है, वो अभी भी बीमार है। आमी को फिर एक ऐसा पल याद आ जाता है जब वो अपने दादी से मिलने गई थी, वो उसे पहचान नहीं पाई थी, जिस वजह से वो इस लड़की को कहती कि तुम काफी ज्यादा बुरी हो, आखिरकार तुम मुझसे बात करने के लिए क्यों आई। ये लड़की फिर हायतो को सारी बातें बता देती है। दरअसल आमी की सबसे करीबी रिश्तेदार उसकी दादी है और उसकी दादी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। और आमी की दादी ने यहाँ पे काफी बच्चों को बड़ा किया अपने आप से, उन्होंने काफी बच्चों को यहाँ पे पाला है और ये लड़की भी उन्हीं में से एक थी। जब वो स्कूल में थी तब यहाँ पे उसकी दादी ने यहाँ पे इसका ख्याल रखा था। एक दिन उसकी दादी ने बताया कि जब वो यहाँ पे टोक्यो में रहा करती थी तो वो एक कैफे में काम किया करती थी। वहाँ के कोवर्कर के साथ उन्होंने यहाँ पे काफी अच्छा वक्त बिताया है, वो उनकी फैमिली की तरह थे वहाँ पे। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे एक ओपन होम खोलने का भी फैसला किया था। तभी ओका कहते कि उसने कहा तो था कि जब तक उसकी ग्रैंडमा ठीक नहीं हो जाती तब तक वो घर नहीं जाएगी। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आमी अपने ग्रैंडमा से काफी समय के बाद मिलने के लिए आई थी, पर उसकी ग्रैंडमा ने उसे कहा था कि आखिरकार तुम हो कौन। आमी को लगा कि उसने यहाँ पे हॉर्स का मुखौटा पहन रखा है, इसी वजह से उसकी ग्रैंडमा उसे पहचान नहीं पा रही है, तो उसने अपना मुखौटा उतार दिया। पर उसके बावजूद उसकी दादी यहाँ पे उसे नहीं पहचान पाए, जिसका उसे काफी बुरा लगा। आमी ने फैसला कर लिया कि जब तक उसकी ग्रैंडमा ठीक नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ पे घर वापस नहीं जाएगी। फिर हमें हायतो को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हामी और मेरी कहानी बिल्कुल सेम है, पर उसकी थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है। मेरे ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ पे अकेले पाला है और उसकी ग्रैंडमा ने भी उसे अकेले पाला है। हम फिर देखते हैं आमी और हायतो यहाँ पे सोने लग जाते हैं, पर तभी यहाँ पे आमी उठ जाती है और हायतो से पूछती है क्या मैं तुम्हारे साइड में सो सकती हूँ क्या। हायतो कहता है कि हाँ तुम यहाँ पे सो सकती हो। ये फिर से पूछती है क्या उसने यहाँ पे तुम्हें मेरी ग्रैंडमा के बारे में बता दिया क्या। हायतो कहता है कि हाँ उसने बता दिया। हायतो से बताता है कि तुम्हारी दादी काफी बुरी सिचुएशन में लग रही है, इसी वजह से वो यहाँ पे बच्चों को भी संभाल नहीं पा रही है और तुम्हारे फोस्टर सिस्टर ने इसी वजह से उन्हें यहाँ पे नर्सिंग होम में रख रखा है। आमी से कहती है कि कुछ समय के बाद मेरी दादी के लिए एक मेडिसिन इन्वेंट हो जाएगा और उसके बाद वो जैसी थी वो पहले जैसी हो जाएंगी। अभी जो वहाँ पे है वो मेरी ग्रैंडमा नहीं है, इसी वजह से मैं जब तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक मेरी दादी ठीक नहीं हो जाती। ये इसे कहता है कि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे मन में जो है तुम वो करो, पर हाँ एक चीज मैं रिकॉर्ड के लिए तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी दादी से आखिरी मोमेंट पे नहीं मिल पाया था और इस वजह से मैं आज भी उस चीज को रिग्रेट करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे बचपन से पाला और आखिरी मोमेंट पे मैं उनके साथ नहीं था, इसी वजह से मैं आज भी इस चीज के लिए काफी ज्यादा पछताता हूँ। हमें
फिर हायतो की आवाज सुनाई देती है जो कि यहाँ पे आमी जैसी दिखने वाली एक और लड़की को डांट रहा होता है। वो उसे कहता है तुमने दोबारा से यहाँ पे ग्लास को ब्रेक कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पे हायतो की दादी आ जाती है जो कि इसे कहते हैं कि प्लीज इस लड़की का मेरे लिए ख्याल रखना। फिर हायतो को जब होश आता है तो वो सोचता है कि आखिरकार मेरे ग्रैंड माँ की यंगर वर्जन मुझे आज क्यों देखी। उतने में यहाँ पे आमी आ जाती है जो कि पूरी तरह चीरप लग रही होती है। तो ये इसे कहता है कि तुम इतनी ज्यादा चीरापच क्यों हो। ये इसे कहती है कि एक हीरो ऑफ जस्टिस को हमेशा चीयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद ये इसे कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाऊंगी। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा है तो सभी लड़कियों को यहाँ पे घुमाने के लिए ले आता है, पर उसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई आमी को जानता है और आमी भी उसे जानती है। आमी उसे बताती है कि दरअसल यहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ रहती है और पिछली बार उसकी ग्रैंड माँ उसे पहचान नहीं पाई थी। आमी इसे सारी चीजें बता देती है तो हायतो उसे उसकी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए कहता है। आमी अगले दिन इस चीज के लिए मान जाते और कहती है कि वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाएगी और अपने दोस्तों को बताती है कि वो अपनी ग्रैंड माँ को सारी बातें याद दिला देगी। पर ये सभी इसे कहती कि अचानक से हॉस्पिटल के वहाँ पे जाना काफी लोगों को तकलीफ दे सकता है। तो ये से कहती कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने एरी से यहाँ पे पूछ लिया है और उसने मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है। तो यहाँ पे है तो कहता अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ पे आमी के साथ जाऊंगा। इसके बाद सुन के बाकी सभी लड़कियां कहती कि हम भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं क्योंकि हम भी तुम्हारी फैमिली है। इसके बाद ये लोग हॉस्पिटल के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे आमी सभी बूढ़ों को यहाँ तंग करने लग जाती है जिससे सभी लोग यहाँ इरिटेट होने लग जाते हैं। तो हायतो ये सारी चीजें करने के लिए मना करता है और उसे चुपचाप एक जगह खड़े रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर में इरी यहाँ पे आमी की ग्रैंड माँ को लेके आ जाती है जो कि व्हील चेयर पे बैठी होती है। यहाँ पे आमी अपनी ग्रैंड माँ से बात करने के लिए आती है पर उसकी ग्रैंड माँ उसे पहचान नहीं पा रही होती है। तो आमी वही हरकतें करने लग जाती है जो कि उसकी ग्रैंड माँ को पसंद था, पर फिर भी इसकी ग्रैंड माँ को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। तो आमी उन्हें यहाँ पे हिलाने लग जाती है। इससे इसकी ग्रैंड माँ को गुस्सा आ जाता है, वो उसे धक्का देती है और कहती कि ये सब करना बंद करो, आखिरकार तुम हो कौन। आमी को फिर वो पल याद आता है जहाँ पे पहली बार उसकी टीचर ने उसे डांटा था, पर इसकी ग्रैंड माँ ने इसे कहा था कि जैसी वो है वैसी उसे रहना चाहिए, दूसरे के लिए उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और ये काफी ज्यादा अमेजिंग है कि ये दूसरों को हंसा पा रही है। आमी फिर यहाँ पे रोने लग जाती है क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ उसे याद नहीं कर पा रही होती है। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ पे वो उसे संभालती है और उसे कहती है कि उसे यहाँ पे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे हायतो को याद आता है कि उसकी दादी ने उसे कहा था कि यहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ का ख्याल रखे। तो ये आमी की ग्रैंड माँ के पास जाता है और कहता है कि तासुता आखिरकार तुम ये सब कर क्या रही हो। और इसे देख के आमी की दादी को हायतो के दादाजी की याद आ जाती है क्योंकि उसके दादाजी भी इसे ऐसे ही डांटा करते थे। तो फिर से कहता है कि आखिरकार तुम अपने ग्रैंड चाइल्ड को कैसे भूल सकती हो। इसकी बात सुन के आमी की जो दादी है वो पूरी तरह होश में आ जाती है और इसे कहती है कि मैं आपका ऑर्डर जरूर मानूंगी। हमें फिर पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हायतो के दादाजी और आमी की दादी जो है वो एक साथ काम किया करते थे, पर कुछ रीजंस की वजह से आमी की दादी को उस जगह को छोड़ के जाना पड़ा था। पर आमी की दादी ने हायतो के दादाजी को कहा था कि वो जरूर से दोबारा उससे मिलने के लिए आएगी। इसी वजह से आमी की दादी यहाँ पे हायतो से माफी मांगती है और उसे कहती है कि वो दोबारा से उसे देखना चाहती थी काफी समय से। हायतो इसे बताता है कि दरअसल वो उसके ग्रैंड चाइल्ड है, उसके ग्रैंडपा कब की गुजर चुकी है और अब उसने यहाँ पे उस कैफे का जिम्मा अपने सर ले लिया है। यहाँ पे ये अपनी ग्रैंड माँ का नाम भी इसे बताता है। इसकी ये बात सुन के आमी की दादी खुश हो जाती है क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि वो दोनों यहाँ पे शादी कर ले। थोड़ी देर में आमी अपनी ग्रैंड माँ से पूछती है कि आपने मुझे पहचाना क्या ग्रैंड माँ। इसकी ग्रैंड माँ इसे कहती है कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो, एक हाई स्कूलर को यहाँ पे नहीं रोना चाहिए। पर आमी अपनी ग्रैंड माँ को देख के यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो यहाँ पे रोने लग जाती है। तभी एरिन सभी को बताती है कि डॉक्टर्स ने कहा था कि ग्रैंड माँ कभी ठीक नहीं हो सकती, ये सचमुच एक मिरेकल है। तभी यहाँ पे एक नर्स ने कहती कि मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ ताकि इनका चेकअप हो सके। अरे फिर यहाँ पे आमी को उसकी ग्रैंड माँ को छोड़ने के लिए कहती है ताकि उसका टेस्ट हो सके, पर आमी यहाँ पे अपनी ग्रैंड माँ को जोर से हक कर लेती है। यहाँ पे उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती है। तो एरिक गुस्से में कहती कि अगर तुमने ग्रैंड माँ को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें घर के बैकयार्ड में गाड़ दूंगी और अपना आवाज हमेशा नीचे रखो। इसकी ये बात सुन के आमी घबरा जाती है। तो है तो पूछता है क्या तुमने सचमुच उसे बैकयार्ड में गाड़ा था कभी। ये से कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, पर आमी की शक्ल देख के पता चल रहा होता है कि उसके साथ ये काफी बार हो चुका है। आमी की ग्रैंडमा फिर से कहती कि तुम्हें ऐसी बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम एक लड़की हो, तुम्हारी शादी होने वाली है। ये से कहती कि सॉरी ग्रैंडमा, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये फिर यहाँ रोने लग जाती है। तो आमी कहती है कि एक मर्द को रोना नहीं चाहिए। तो एरी उसे चुप रहने के लिए कहती है। सभी लड़के फिर है तो पूछती कि आखिरकार उसकी ग्रैंडमा ठीक कैसी हुई जब तुमने उसके ऊपर चिल्लाया। है तो इन्हें बताता है कि मुझे मेरी ग्रैंडमा का सपना आया था जहाँ पे वो मुझे आमी की ग्रैंडमा का ख्याल रखने के लिए कह रही थी।
मुझे लगा कि थोड़े से शौक से ही वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी, इसलिए मैंने वो किया। तो सभी लड़कियां कहते कि तुम्हें पता है वो यहाँ पे इस शौक से मारी भी जा सकती थी। इसके बाद ये लोग इसे कहते कि पर आमी को वहाँ पे छोड़ना ठीक रहेगा क्या? हायातो कहता कि चिंता मत करो, आमी अपनी ग्रैंडमा के टेस्ट के बाद वापस आ जाएगी। तो ये लोग इसे कहते पर फिर भी हम यहाँ पे आमी को नहीं छोड़ सकते, अगर हमने छोड़ा तो वो यहाँ पे काफी मैस क्रिएट कर सकती है। तो हायातो कहता है कि चिंता मत करो, मैंने आसपास काफी सारे इंस देखे हैं, हम वहाँ पे आज रुक सकते हैं। इसके बाद सुन के सभी लड़कियां काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो हॉट स्प्रिंग में हायातो के साथ जा सकती है। हायातो इन्हें कहता है कि ये वाला जो इन है वो इतना ज्यादा फैंसी नहीं है। और ये लोग जब उस इन के यहाँ पे आते हैं तो इस जगह को देख के ये लोग काफी डर चुके होते हैं। इन्हें लगता है ये एक अबैंडन्ड इन है जो कि हॉन्टेड है। ये जगह भी काफी अजीब होती है, जो देख के यहाँ पे आकाने काफी ज्यादा डर चुकी होती है। यहाँ की जो ओनर होती है वो भी काफी ज्यादा डरावनी होती है और आकाने को काफी ज्यादा डर लगता है भूतों से। इसी वजह से वो कहती कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती और वो यहाँ से जाने लग जाती है। तभी यहाँ पे ओनर इसे बताती है कि हमारे यहाँ पे मिक्स बात है जहाँ पे लड़के लड़की नहा सकते हैं। इसकी बात सुन के आकाने यहाँ पे रुक जाती है हायातो के लिए और ये तीनों यहाँ नहाते हुए बात करने लग जाती है कि हायातो के साथ यहाँ पे बात में कौन जाएगा। इसकी बात सुन के ओका फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है कि तुम तीनों के पास कुछ और टॉपिक नहीं है बात करने के लिए। और उतने में ये दोनों लड़कियां हाशिरागिको से पूछती कि तुम हायातो के साथ कुछ उल्टा सीधा करने के लिए नहीं सोच रही हो? ये से कहती है कोई बात नहीं है। फिर जब ये लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हो तो आकाने हायातो को कहती कि ये जगह हॉन्टेड है, मुझे यहाँ पे स्टेशन तक छोड़ाओ ताकि मैं घर जा सकूं। पर हायातो इस चीज के लिए मना कर देता है। वो इसे कहता है कि मेरा मन नहीं करा तुम यहाँ तक छोड़ने का क्योंकि ऑलरेडी ये काफी ज्यादा रात हो चुकी है। तभी यहाँ की ओनर यहाँ पे आ जाती है जो कि इन्हें कहती कि आपको खाना बढ़िया लगा ना? ये लोग कहते कि हाँ। तो ओनर ने बताती कि हमारे पास एक और डिश है जो कि आपको बढ़िया लग सकती है, जो कि इस जगह की स्पेशलिटी होती है। ये यहाँ पे ओका को इसे टेस्ट करने के लिए कहती है और ये होता है लैक्टस यानी कि टिड्डा, जिसे देख के यहाँ पे ओका घबरा जाती है और वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। पर यहाँ पे शिरागिको को कहती है इसमें डरने की क्या बात है। ये चीज देख के आकाने घबरा चुकी होती है और हायातो ओका को कहता है कि यहाँ पे सो मत। तभी शिरागिको कहती है कि ये टिड्डे काफी ज्यादा डिलीशियस है और वो इसे कहती है कि इसके अलावा मुझे एक गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है जो कि काफी खतरनाक होता है। और वो हायातो के नीचे देखने लग जाती है। हायातो कहता है कि आखिरकार ये सब तुम कर क्या रही हो, तुम ड्रंक हो क्या? यहाँ पे फिर पता चलता है उन टिड्डों को यहाँ पे शराब में डाल के बनाया होता है। शिरागिको फिर आकाने और रियो को परेशान करने लग जाती है। वो इन्हें कहती है कि तुम्हारे बलून्स काफी ज्यादा छोटे हैं। तभी रियो को रिरिका का मैसेज आता है जो कि इसे पूछती कि सब कैसा चल रहा है। रियो यहाँ पे सारी चीजें की यहाँ पे इसे फोटो भेज देती है और उसे खुद समझने के लिए कहती है। रिरिका समझ नहीं पाती कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। हम फिर रात को हायातो को देखते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहा होता है और वो स्टार्स को देख रहा होता है। अभी हाँ आमी आ जाती है जिसे देख के हायातो घबरा जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? आमी से कहती कि मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हायातो इस चीज के लिए मान जाता है। आमी फिर से बताती कि डॉक्टर ने कहा कि ग्रैंडमा कभी ठीक नहीं हो सकती थी और वो जो ठीक हुई है वो एक मिरेकल की तरह है। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करवाती तो वो जरूर से मर जाती, पर अब सर्जरी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर मैं उन्हें देखने के लिए नहीं जाती तो शायद मुझे याद करने से पहले ही वो यहाँ पे कब के मारे जाती। तो तुम्हारा शुक्रिया है, तो तुमने मुझे कहा कि मुझे अपनी ग्रैंडमा से मिलना चाहिए और मैं जाके उनसे मिल ली और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मैं कुछ भी यहाँ पे तुम्हें शुक्रिया करने के लिए नहीं ले पाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि तुम्हें क्या पसंद है। हाँ तो इसे कहता है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी आकाने इसे कहती कि मैं शुक्रिया के तौर पर तुम्हें अपने बलून स्क्वीज करने दूंगी। हाँ तो इसे कहता है कि तुम ये सब कर क्या रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बलून छूऊंगा? ये इसे कहती कि मुझे माफ करना, मुझे पता है ये थोड़ा सा वियर्ड है। तो है तो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे बलून्स को छूने के लिए मारे जा रहा हूँ। हाँ तो फिर आमी को खुश करने के लिए उसके बलून्स को छूता और उसे कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा बढ़िया हो। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे हम रियो और आकाने को देखते हैं जो कि ये फैसला कर रहे होते हैं कि हायातो के साइड कौन सोएगा। इन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। फिर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में फाइट भी होने लग जाती है और शिरागिको पूरी तरह टल्ली होती है। ये तो इन्हें डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि कौन सोएगा। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये तीनों अलग अलग जगहों पे सो रहे होते हैं और कोई भी हायातो के पास नहीं सोया होता है। कहानी फिर 2 घंटे पहले जाती है जहाँ पे रियो कहती है कि सबसे खतरनाक क्रीचर तो अब सो गई है, तो हमें चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो हायातो के साथ कुछ भी कर सकती थी। इसके बाद आकाने और रियो तय करने लग जाते हैं कि आखिरकार हायातो के साइड में कौन सोएगा। तभी यहाँ पे हायातो आ जाता है जो कि इन दोनों को कहता है कि आखिरकार तुम दोनों ये सब कर क्या रहे हो। हायातो यहाँ पे आके सो जाता है पर आकाने और रियो जो है वो इसकी साइड में सोने के लिए लड़ रही होती है। तो इन दोनों को लड़ता है पर ये दोनों इसकी बातें नहीं सुनती। ये लोग फिर रॉक पेपर सीजर का यूज करके यहाँ पे डिसाइड करने लग जाते हैं पर तभी यहाँ पे ओका हो जाती है जो कि इन दोनों से जीत जाती है और हायातो के साइड में सोने का फैसला करती है। इसके बाद हम देखते हैं रात को आकाने हायातो को बुलाती है। वो इसे कहती है कि वो अपने आप को और ज्यादा नहीं रोक सकती, वो दरअसल वॉशरूम जाना चाहती थी। हायातो यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम खुद ब खुद चले जाओ, मैं आज काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, तुम अकेले चले जाओ। पर ये इसे कहती है अगर तुम नहीं माने तो मैं यहीं पे मुंह दूंगी। तो यहाँ पे हायातो को ना चाहते हुए भी इसके साथ जाना पड़ता है पर ये गलती से ओका के ऊपर अपना पाँव रख देता है जिसके लिए वो उससे माफी मांगता है। इसके बाद ये लोग बाथरूम
वॉशरूम के यहाँ पे आ जाती है, जहाँ अकाने हायतो को कह रही होती कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो इसे कहता है कि मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं चुपचाप यहाँ पे खड़ा हूँ। तभी अकाने बाथरूम से निकल आती है और कहती है कि मुझे यहाँ पे बाहर से कुछ आवाज आ रही है, और ये लोग देखते हैं कि एक टिड्डा होता है जो कि यहाँ पे आवाज कर रहा होता है, जिससे अकाने डर चुकी होती है। तभी यहाँ तो कहता है कि प्लीज अपने बलून्स को कवर कर लो। तो अकाने इसे कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पूरे बलून्स दिखा सकती हूँ। ये चीज देख के है तो शॉक में चले जाता है, जिस वजह से वो गलती से इनका वॉल की लकड़ी को तोड़ देता है। फिर जब है तो यहाँ पे फाइनली सोने के लिए आता है तो यहाँ पे शिरागिको उसे उठाती है। वो इसे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, प्लीज मेरे साथ बाहर आओ। है तो इस चीज के लिए मानता नहीं है, पर ये इसे कहती है कि प्लीज मुझे तुम्हें अर्जेंटली कुछ बताना है तो यहाँ पे ना चाहते हुए उस चीज के लिए मान जाता है। फिर दोबारा से ओका के ऊपर पाँव रख देता है, जिसके लिए वो दोबारा से माफी मांगता है। फिर इसे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या बताना चाहती थी। यहाँ पे शिरागिको नशे में होती है तो उसे बलून्स दिखा देती है, जो देख के है तो शॉक में चले जाता है और दोबारा से इस लकड़ी को तोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। फिर जब फाइनली है तो यहाँ पे सोने के लिए जाता है और वो वार्निंग भी देता है, तभी यहाँ पे रियो आ जाती है, जो कि इसे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या तुम मेरे साथ बाहर आ सकते हो क्या। है तो इसे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम यहाँ से अभी गई नहीं तो ये गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने यहाँ पे सभी को उसका मौका दिया, पर तुम मुझे मौका नहीं दे रहे हो, ये कैसे हो सकता है। इसके बाद ना चाहते हुए है तो दोबारा से इसके साथ जाना पड़ता है और वो दोबारा से ओका के ऊपर पाँव रख देता है। फिर फाइनली वो दोबारा से यहाँ पे लकड़ी को तोड़ के बाहर गिर जाता है। ये इसे पूछती कि आखिरकार तुम बाहर क्यों गए और आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो। है तो इसे कहता है कि ये कंपलसरी है, मैं 2 बार ये कर चुका था तो मैं तीसरी बार भी ये कर रहा हूँ ताकि ये सब खत्म हो सके। हमें फिर सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे ओका को जो हिप है वो काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा थके हुए लग रहे होते हैं। ओका इनसे पूछती कि तुम सबको क्या हुआ। ये लोग कहते कि कुछ नहीं। ओका ने बताते कि मुझे सपना आया कि आमी मुझे लात पे लात मारी जा रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तभी ये देखती कि है तो अभी भी सो रहा होता है, तो वो उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो उठता नहीं है। तो रियो कहती कि शायद वो थका हुआ है, इसी वजह से वो उठ नहीं रहा है, उसे सोने दो। ओका इसे कहती कि हमेशा के लिए तो वो नहीं सो सकता ना। इसके बाद ओका दोबारा से उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो उठता नहीं है। तो ओका जो है वो उसकी जो चादर है वो उसे खींच लेती है, और जैसे ही वो उसके चादर को खींचती है वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। सब लोग उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ। ओका इन्हें बताती है कि एक बड़ा सा कैटरपिलर जो है वो हायतो के चड्डी से बाहर निकल आया है। इसके बाद सुन के ये तीनों समझ जाती है कि आखिरकार ओका किस चीज के बारे में बात करी, और तीनों जब उस कैटरपिलर को देखती है तो ये सिर्फ उसे देखते ही रह जाती है। यहाँ पे ये इसे कहती है कि ये एक सुशी रोल जितना बड़ा नहीं है, ये तो काफी ज्यादा छोटा है, ये कैटरपिलर जितना है, ये उतना बड़ा भी नहीं है। पर वही ओका को यहाँ पे ये सारी चीज देख के काफी शर्म आ रही होती है। ये तीनों लड़की कहती है कि ये उतना बड़ा नहीं है, ये कैटरपिलर जितना है और ये काफी ज्यादा क्यूट है, ये जितना छोटा है वो उतना ज्यादा क्यूट लग रहा है। यहाँ भी इसकी बात सुन के ओका काफी ज्यादा टेंशन में हो जाती है कि इन लोगों को मेंटल इशू है। तभी यहाँ पे शिरागिको कहती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इसे काफी पास से देखना चाहती हूँ। ये तीनों लड़की कहती है कि आखिर की ये सब तुम कर क्या रही हो। यहाँ पे ये फिर शिरागिको को पकड़ लेती है और कहती है कि उसे छूने की कोशिश भी मत करना, पर शिरागिको खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसे खींचते खींचते ओका गलती से यहाँ पे होतो के काफी ज्यादा करीब चली जाती है, और उसके कैटरपिलर को काफी पास देखने के बाद यहाँ पे ओका अपने आंखों में मसलने लग जाती है। तभी हम देखते यहाँ पे आमे आ जाते हैं, जो कि इन लोगों से पूछती कि आखिरकार ये सब यहाँ चल के रहा है। ये लोग इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मत आओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तभी आमी यहाँ पे इसके कैटरपिलर को देखती है और कहती है ये तो पॉकिन है, ये इसकी पैंट से काफी बार बाहर आया, मैंने काफी बार इसे देखा है और मुझे पता है कि इसे उठाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। ये फिर हायतो के कंचों को यहाँ पे पकड़ लेती है और उसे जोर से दबा देती है, जिस वजह से हायतो को काफी दर्द होता है और बाकी सभी लड़कियां जो है वो पूरी तरह शॉक में होती है। वो सोचती है कि आमी ने ये क्या कर दिया। फिर हम देखते हैं कुछ दिन के बाद ये लोग घर वापस चले जाते हैं। कुछ समय के बाद ओका यहाँ पे सभी को बताती है कि हायतो की वजह से आमी की दादी ठीक हो गई, और अगर वो नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। पर इनकी बातें सुन के रिरेका और माओ कहते हैं कि हमें खुशी है कि आमी की ग्रैंडमा ठीक हो गई और वो काफी अच्छी बात है, पर हम छुट्टी लेके यहाँ पे ये सब सुनने के लिए नहीं आए। हमें ये बताओ कि हायतो के साथ तुम लोगों को कैसा गया। रियो ने कहती है कि तुम्हें फालतू की चीजों को लेकर यहाँ पे छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। ये लोग इन्हें कहते हैं कि 6 के 6 लोग यहाँ पे ट्रिप अकेले मनाने के लिए तो नहीं गए होंगे ना, उन लोगों ने साथ ही में कुछ न कुछ एंजॉय किया होगा। तभी यहाँ पे आमी आ जाती है, जो कि इन्हें कहती है कि उस समय मुझे काफी मजा आया जब हायाची का यहाँ पे पोकी जो है वो बाहर निकल रहा था। ये लोग इसे कहते हैं पोकी तुम्हारा मतलब क्या है। इस चीज को सुन के माओ काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो ओका से पूछने लग जाती है कि आखिरकार क्या हुआ, मुझे बताओ। ओका इसे बताती है कि दरअसल हायतो उठ नहीं रहा था, इस वजह से मैंने उसका ब्लैंकेट खींचा और तब उसका जो कैटरपिलर है वो यहाँ पे उसके शॉर्ट से बाहर आ गया। तो यहाँ पे आकाने कहती कि तुमने सबसे करीब से उसे देखा था, तुम्हें अंदाजा हुआ वो कैसा दिखता है। ओका कहती कि मेरा पाँव फिसल गया था, मैं जानबूझ के उसकी वो कैटरपिलर नहीं देखना चाहती थी। तभी माओ कहती कि तो मैं समझ गई कि आखिरकार तुम लोगों ने हायतो को यहाँ पे कैसे उठाया। ये सभी लड़के फिर से कहती है अब जब हम इस बारे में बात करें तो हम बता सकते हो कि उसकी साइज कितना था। शिरागिको ने बताती कि वो शायद से स्पीगोट जितना बड़ा था। उसके बाद ये लोग ओका से पूछते कि तुमने सबसे करीब से उसे देखा था, क्या तुम्हें बता सकती हो कितना बड़ा था। पर इनकी बातें सुन के ओका काफी एम्बैरेस फील कर रही
होती है। तो तभी यहाँ पे आमी आ जाती है और इन्हें कहती कि वो इस शेप का था। ओके इसे कहती कि तुम बाहर जाके खेलो, आखिरकार तुम ये सब यहाँ पे कर क्या रही हो। उतने में माओ कहती कि अगर इतना बड़ा है तो हाय तो नेचुरली ब्लेस्ड है। ये सब फिर बातें करने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम सब लड़कियों की हायतों के साथ रिलेशनशिप कैसी चल रही है। तभी आमी कहती कि मैं उसके साथ बात में गई थी। इसकी बात सुन के माओ कहती कि तुम मुझे और कुछ बता सकती हो क्या। आमी इसे बताती कि उसने उसके बलून्स को भी छुआ था। उतने में यहाँ पे मोइमी कहती कि लगता है ये सारी चीजें काफी देर तक चलने वाली है, मैं तुम सबके लिए चाय बना देती हूँ। तभी यहाँ पे बाकी लड़कियां यहाँ पे आमी की मुंह बंद कर देती है ताकि वो कुछ और ना कह पाए। उतने में यहाँ पे है तो आ जाता है जो कि इसे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो इसे बताती कि दरअसल वो यहाँ पे उसकी पीकी पोकी के बारे में बात कर रही है। यहाँ पे है तो सोचता है कि जापानीज गर्ल सचमुच परवर्ट्स है, आखिरकार वो ये सब कर क्या रही है। हाय तो फिर यहाँ पे सभी लड़कियों से बात करने के लिए जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या बात कर रही हो मेरे बारे में। पर ये देखता है कि सभी लड़कियां यहाँ पे कपड़े बदल रही होती है। ये इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रही हो। ये ऐसे सारी चीजें बता देती है कि दरअसल यहाँ पे मियोमी चाय लेके आई थी, पर आमी और वैलेंटीना की वजह से वो सारी चाय इन सभी लड़कियों पर गिर गई, जिस वजह से ये लोग यहीं पे कपड़े बदल रहे थे। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे है तो जोर से चिल्लाता है। तो अकाने उससे पूछती है कि उससे क्या हुआ। ये इसे बताता है कि शिरागिकू का बर्थडे काफी हफ्तों पहले निकल गया। मेरी जिंदगी में काफी कुछ चल रहा था, इस वजह से मैं उसे एक सरप्राइज पार्टी नहीं दे पाया। आखिरकार अब मैं क्या करूं। पिछले कुछ महीनों में काफी सारी चीजें हुई है, इस वजह से मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। यहाँ पे इसे कहती कि उसे पार्टी अभी दे दो। वो इस चीज से काफी खुश हो गया है। तो इसे कहता है क्या वो इस चीज से सचमुच खुश होगी। अकाने कहती कि हाँ, कुछ ना करने से ये तो काफी ज्यादा बेहतर है कि तुम उसे थोड़ा लेट पार्टी दे दो। इसके बाद ये लोग शॉपिंग पे निकल जाते हैं ताकि ये लोग शिरागिकू के लिए कुछ चीज ले सके जो कि उसे खुश कर सके। यहाँ पे है तो इससे पूछता है कि आखिरकार शिरागिकू को क्या पसंद है जो कि वो कुकिंग से रिलेटेड हो। यहाँ पे अकाने इसे कहती कि उस बारे में मुझे कैसे पता होगा। हाय तो इसे कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए लाया क्योंकि मुझे लगा था कि तुम शिरागिकू को जानती होगी। ये इसे कहती कि मुझे उस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। इसके बाद ये लोग शॉपिंग के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे आए तो इसे अलग अलग चीजें दिखाता है, पर अकाने इसे कहती कि ये सारी चीज शिरागिकू के लिए बेकार है। अगर तुम एक क्यूट सा उसे एप्रन दे दोगे तो वो काफी खुश हो जाएगी। हाय तो फिर यहाँ पे शिरागिकू के लिए एक क्यूट सा एप्रन चुनता है जिसमें यहाँ पे अकाने उसकी मदद करती है। ये फिर अकाने को यहाँ पे बर्गर खिलाने के लिए ले आता है, पर अकाने इसे कहती कि हम एक बड़े से रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं ना। है तो इसे कहता है कि जिस जगह में हम रहे थे उस जगह का काफी नुकसान हुआ था, जिस वजह से हमारे काफी पैसे वहीं पे चले गए। पर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ क्या ये सही रहेगा कि मैंने उस एप्रन को चुना है जबकि गिफ्ट वो तुम्हारी तरफ से। मेरे हिसाब से उस एप्रन को तुम्हें चुनना चाहिए था। है तो इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। अकाने इसे बताती ये प्रेजेंट तुम्हारी तरफ से, तो मेरे हिसाब से तुम्हें अपने हिसाब से चूज करना चाहिए था। या अकाने को कहता है मेरे हिसाब से बेहतर यही रहता कि वो हमें बता देती कि उसका बर्थडे निकल चुका है। अकाने इसे कहती कि तुम्हें पता है कि किसी को ये बताना कि तुम्हारा बर्थडे है आज, ये कितना ज्यादा ह्यूमिलेटिंग होगा। जिस पर्सन को तुम यहाँ प्यार करती हो वो बस चाहती है कि तुम यहाँ पे खुद से उसे बर्थडे विश कर दो। इसके बाद ये इसे कहता है कि अकाने तुम्हारे माउथ पे यहाँ पे सॉस लगा हुआ है। अकाने कहती कि कोई बात नहीं। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ इसे कहता है कि अगर हमें एप्रन खरीदना था तो हम अपने घर के पास से ही खरीद सकते थे। अकाने इसे कहते कि दरअसल मैं यहाँ पे आना चाहती थी, आज तुम्हारे साथ घूमना मेरे लिए एक डेट की तरह था और ये काफी बढ़िया था। तभी यहाँ पे इसके नीचे गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं सचमुच काफी बुरा इंसान हूँ, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा आज बर्थडे है। और ये इसे हैप्पी बर्थडे विश कर देता है। अकाने इसे कहती कि कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें याद तो आया, क्योंकि ये काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग होता है कि जिस पर्सन से तुम प्यार करते हो तुम उसे ये बताओ कि आज मेरा बर्थडे है। ये इसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने मुझे काफी सारे हिंट्स दिए थे पर मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया। हाँ तो फिर अकाने को कहता है हम जब बाहर आ चुके हैं तो मैं तुम्हें एक प्रेजेंट दिलाना चाहता हूँ। पर अकाने से कहती कि तुमने तो सारे पैसे इनके यहाँ पे रिपेयरिंग में लगाए थे, तुम्हें मुझे कुछ दिलाने की कोई जरूरत नहीं और मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, ये डेट मेरे लिए काफी थी। तो है तो कहता अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए जो चाहे वो कर सकता हूँ, बस तुम मुझे कहो। तो ये से कहती अगर ऐसी बात है तो जब हमारा रेस्टोरेंट स्टेबल हो जाए तो मुझे अपनी वाइफ बना लेना। पर हाय तो इसकी इस रिक्वेस्ट का कोई भी जवाब नहीं देता। हमें फिर घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने और शिरागिकू का आज एक ही साथ बर्थडे मनाया जा रहा होता है। यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि आखिरकार है तो उसका बर्थडे कैसे भूल गया। शिरागिकू हायतो को कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। पर हायतो को पता होता है कि वो मन ही मन में काफी ज्यादा गुस्सा है, वो बस एक्सक्यूज बना रही है, उसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है और वो कभी भी हायतो को फोड़ सकती है। इस वजह से हायतो से माफी मांग लेता है। इसके बाद यहाँ पे रियो से कहती कि तुम लोग सिर्फ होपलेस हो, कम से कम मेरे बॉस को मेरा बर्थडे तो याद था। अकाने इसे बताती कि उसने यहाँ पे अपोलॉजी के तौर पर हमें एक विश ग्रांट किया है तो हम कुछ भी मांग सकते हैं। तो यहाँ पे रियो से कहती कि तुमने तो फिर उसे क्या मांगा। अकाने इसे बताती कि
कि मैंने उससे मांगा कि जब यहाँ पे रेस्टोरेंट स्टेबल हो जाए तो वो मुझसे शादी कर ले। इसकी ये बात सुन के पांचों लड़कियां शौक में चली जाती है, साथ ही साथ हायातो भी। तभी शिराकी को कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी यही विश मांगना चाहती हूँ हायातो से। हायातो कहता है कि आखिर तुम सबको ये क्या हो गया, तुम ये सब कर क्या रही हो। हमें फिर कुछ समय पहले दिखाया जाता है जहाँ पे आकाने हायातो से यहाँ पे उसकी वाइफ बनाने के लिए उसे कहती है, पर हायातो इसे कहता है कि तुम बस यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे एक बॉयफ्रेंड होने का प्रेटेंड करूं ताकि तुम्हारी मॉम तुमसे शादी के बारे में ना पूछे। आकाने इसे कहती कि ऐसी नहीं है, ये सवाल मैं सिर्फ उसी पर्सन से पूछ सकती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ और वो तुम हो। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ ओका कहती है कि आज क्रिसमस है और आज मैं अपनी क्रिसमस कॉस्ट्यूम निकालूंगी। वही ये देखती है कि आकाने जो है वो यहाँ पे हायातो से बात करी होती है, पर हायातो उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा होता। तो ओका कहती कि जरा उसकी बात भी सुन लो, वो शायद से मेरे नया सेंटा कॉस्ट्यूम के बारे में तुमसे पूछना चाहती है। पर आकाने कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल उससे शादी करने के लिए पूछना चाहती है, वो उसे बार बार प्रपोज कर चुकी है। पर ओका को लगता है कि किसी रिमोट कंट्रोल प्लेन के बारे में बात करी है। तो यहाँ पे आकाने इसे चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता होता। तभी हायातो इसे कहता है ये पार्ट टाइम जॉब है, ना कि कोई मैरिज प्रपोजल की जगह, तुम यहाँ पे काम करो ना कि और कुछ। तो यहाँ पे ओका कहती क्या तुम कल सीरियस थी जब तुमने इसे प्रपोज किया। ये कहती कि हाँ। तभी यहाँ पे कुछ अजीब से लोग आ जाते हैं जो कि यहाँ पे आकाने को पकड़ लेते हैं। आकाने अपने आप को इनसे छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो लोग इसे पकड़ लेते हैं, साथ ही साथ वो हायातो को भी यहाँ पे पकड़ के ले जाती है। ये चीज देख के ओका यहाँ पे आमी को आवाज लगाती है और उसे बताती कि आकाने और हायातो को किसने किडनैप कर लिया है। फिर जब हायातो की आंखें खुलती है तो वो देखता है वो एक अजीब सी जगह पे होता है और ये आकाने का घर होता है। दरअसल उसकी फैमिली वालों ने उन दोनों को यहाँ पे किडनैप कर लिया होता है और उसकी दादी यहाँ पे हायातो से मिलना चाहती है और उन्होंने ये करवाया है। इसकी दादी से कहती कि मैं होजो फैमिली की होजो योको हूँ। इसकी ये नाम सुन के हायातो सोचता है ये तो वही लेडी है जो कि मेरे ग्रैंडपा के साथ काम किया करती थी। इसके बाद ये सब बताती है कि मैं दरअसल यहाँ पे शॉप के ओनर से मिलना चाहती थी जिसने मेरे ग्रैंड डॉटर को काम दिया है। तो हायातो कहता है कि आप चाहे तो मुझे डायरेक्ट इनवाइट भी कर सकते थे, इस वजह से मैं गिफ्ट भी ले आता। ये क्राइम की तरह है, आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया। आकाने की दादी इसे कहती कि तुम एकदम अपने दादाजी जैसे दिखते हो और वो तुम्हारा वर्ताव भी उन्हीं के जैसा है, साथ ही साथ तुम लोग लड़कियों को काफी जल्द सड्यूस भी कर लेती हो। इसके बाद ये इसे मारने लग जाती है क्योंकि इसने इसी हाथों से यहाँ पे आकाने के ऊपर हाथ डाला था। आकाने फिर इसे बताती कि दरअसल कल इसकी अपनी ग्रैंडमा से बात हुई थी। दरअसल इन्होंने यहाँ पे आकाने को बर्थडे विश के लिए कॉल किया था, पर आकाने ने कहा कि उसने अपने शादी के लिए एक मैरिज पार्टनर ढूंढ लिया है। इसकी बात सुन के इसकी दादी ने कहा कि वो उस बंदे से मिलना चाहती है और इसी वजह से इसने हायातो और आकाने को यहाँ पे किडनैप करवा लिया। आकाने की दादी फिर से पूछती है क्या तुम यहाँ पे आकाने से सचमुच शादी करना चाहती हो क्या। ये इसे कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं उससे शादी करूंगा कि नहीं। वही हमें आमी और ओका को दिखाया जाता है जो कि आकाने और हायातो को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी ओर आकाने की ग्रैंडमा इसे कहती है कि तुम यहाँ पे प्लान के हिसाब से चलना चाहती हो और केयरफुली तुम पांचों लड़कियों में से एक को चुनना चाहती हो। ये फिर हायातो के ऊपर तलवार तान देती है और कहती है अगर तुम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ पे तुम आकाने या खुद को बचा सको तो तुम किसे बचाओगे। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ आकाने हायातो को कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे लगा कि अगर तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में ज्यादा पता चल जाएगा तो तुम मुझे कभी भी डेट नहीं करोगे, तुम मुझे कभी भी पसंद नहीं करोगे। तो हायातो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हो और तुम्हारी फैमिली तुमसे बिल्कुल अलग है। आखिरकार मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करूंगा। अगर मुझे सचमुच यहाँ पे तुम्हें डेट करना होगा तो तुम्हारी फैमिली के बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, पर मैरिज के वक्त हमारी फैमिलीज में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या तुम मेरे फैमिली में शादी करके आओगी या फिर मुझे तुम्हारी फैमिली में जाना पड़ेगा। तो आकाने से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारी फैमिली में आ जाऊंगी। तो है तो इसे कहते कि तुम बेवकूफ हो, जरा तुम अपनी मदर और अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोचो और उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचो। तो ये इसे कहती कि तो तुम मेरे फैमिली में क्यों ज्वाइन नहीं हो जाते। आए तो इसे कहता है अगर ऐसे सिचुएशन आए जहाँ पे मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करने लगा तो मैं तुम्हारी फैमिली में ज्वाइन हो जाऊंगा। तो आकाने से कहते कि इसका मतलब तुम मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते अभी। आए तो इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं और ऐसी बात करना बंद करो। आकाने इसे कहते अगर ऐसी बात है तो मैं अपने प्यार में तुम्हें इतना पागल कर दूंगी कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं पाओगी। आए तो कहता है कि चलो देखा जाएगा। सीन फिर आकाने की मदर और उसकी ग्रैंड मदर के यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे ये लोग हैं तो और आकाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। आकाने की दादी कहती कि तो ये वही लड़का है जिसके पीछे आकाने यहाँ पे प्यार में पागल हो चुकी है। दरअसल हायातो ने उस टाइम इसे ये जवाब दिया होता है कि मैं अपनी पूरी ताकत की यूज करके हम दोनों को ऐसे सिचुएशन में आने ही नहीं दूंगा। ये यहाँ पे इसकी ग्रैंड माँ से ख्यालात मिल रहे होते हैं। तो ये इसे कहते कि वो एकदम टू कॉपी अपने
ग्रैंडमा और अपने ग्रैंडपा की। हमें फिर 1961 सितंबर के समय दिखाया जाता है जहाँ पे हायातो की ग्रैंडमा उसकी ग्रैंडपा से पहली बार मिली थी। दरअसल उसने यहाँ पे कंट्री साइड में रेस्टोरेंट के लिए अप्लाई किया था जहाँ पे वो कुकिंग का काम करती। यहाँ पे उसके दादाजी यहाँ पे सभी लड़कियों से उसे मिलाते हैं। ये सभी लड़कियां प्रेजेंट में जितनी भी लड़कियां हैं उन सबकी ग्रैंडमाज है। यहाँ पे इन सभी से मिलने के बाद सभी लड़कियां इससे काफी अच्छे से बर्ताव करती है। उसी के साथ सभी लोग इसे गले भी लगाते हैं, यानी शिरागिकु की दादी जी। और इन सबको देखने से पता चलता है कि इन सभी की हरकतें भी सेम ही थी। यहाँ पे हायातो के दादाजी सबका ख्याल रखते थे और एक दिन इन सभी की इन लोगों ने फोटो खींची क्योंकि वो याद के तौर पे इसे रखना चाहते थे। और ये फोटो आज प्रेजेंट में हायातो के पास है। हायातो सोचता है कि ओका की ग्रैंडमा और आमी की ग्रैंडमा सभी यहाँ पे काम किया करती थी। ये कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता। वहीं पे हम देखते हैं ओका और आमी को जो कि यहाँ पे अभी भी ढूंढ रहे होते हैं इन दोनों को। हमें फिर कुछ दिन के बाद रियो और रिरिका को दिखाया जाता है जहाँ रिरिका इसे एक ड्रामा में एक्टिंग करने के लिए कह रही होती है। तभी यहाँ पे हायातो आ जाता है और रिरिका उसे सारी बातें बता देती है। रियो से बताती कि दरअसल जो डायरेक्टर बीच के यहाँ पे आया था उसने इसका इंटरव्यू लिया और उसने उसे कहा कि उसके पास एकदम परफेक्ट रोल है उसके लिए, वो चाहे तो इस ड्रामा सीरीज में काम कर सकती है। हायातो इसे कहता है कि तो तुम यहाँ पे काम क्यों नहीं करती, पर ये इसे कहती कि मेरा मन नहीं है। यहाँ पे रिरिका इसे कहती कि दूसरी लड़कियां तुम्हारी जगह काम कर लेगी, अगर तुम इस काम को करोगी तो जरूर से हायातो तुम्हें और ज्यादा पसंद करेगा। इसकी ये बात सुन के रियो कहती कि जरूर से मैं ये रोल जरूर करूंगी। हायातो कहता कि तुम्हें क्या हुआ। हमें फिर शूट वाले दिन दिखाया जाता है जहाँ रियो को एक डेड बॉडी का रोल मिला होता है। दरअसल वो एक मशहूर एक्ट्रेस होती है जिसकी यहाँ पे जान चली गई होती है। वो काफी गुस्सा होती है कि आखिरकार इतना घटिया रोल उसे क्यों दिया, जिसके बाद वो यहाँ पे उस इंटरव्यूअर से मिलने के लिए जाती है। वही हमें कैफे के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हायातो, ओका और आमी जो है वो यहाँ पे रियो के बारे में बात कर रही होती है। यहाँ आमी पूछती है कि आखिरकार वो किस तरह के मॉन्स्टर को मारने वाली है। हायातो कहता है कि मुझे क्या पता। तभी एक अजीब सा आदमी यहाँ पे आ जाता है जिसे देख के ये लोग काफी वियर्ड फील कर रहे होते हैं और ओका काफी घबरा चुकी होती है। हायातो यहाँ पे इससे पूछता है कि आप यहाँ पे हो जो हाउस होल्ड से आए हो क्या। ये आदमी कहता है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो हायातो इससे माफी मांगता है और इसे बैठने के लिए कहता है, पर करीब 6 घंटे तक वो एक ही जगह बैठा रहता है और कुछ भी ऑर्डर नहीं देता। और वो काफी वियर्ड इंसान होता है जो कि नहीं देख रहा होता है। ये लोग सोचते हैं कि लगता है वो एक परवर्ट है, खासकर की आमी। वो इसे कहती कि ये जरूर से एक परवर्ट है, उसने नीचे कुछ भी पहन नहीं रखा। जैसे हम उसके पास जाएंगे वो जरूर से अपने कपड़े खोल देगा और हम लोगों को डरा देगा। हायातो कहता है कि बेवकूफ जैसे बात करना बंद करो। तभी वो आदमी कहता है क्या मैं यहाँ पे कुछ ऑर्डर कर सकता हूँ क्या। हायातो कहता है कि हाँ जरूर। ये फिर यहाँ पे ओका को उसका ऑर्डर लेने के लिए जाने के लिए कहता है, पर ओका काफी घबरा चुकी होती है। यहाँ पे वो आदमी जैसे ही ओका को अपना ऑर्डर दे रहा होता है, ओका काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है कि वो जरूर से यहाँ पे अपना इसे कैटरपिलर दिखा देगा, जिसके बाद ओका बेहोश हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ पे ओका भागने लग जाती है और कहती है कि मेरी मदद करो। तभी यहाँ पे आमी उस आदमी को पकड़ लेती है और उसे सर के बल पटक देती है। तभी यहाँ पे हायातो कहता है कि बेवकूफ आखिरकार तुमने हमारे कस्टमर के साथ क्या किया, तुम्हें पता है हमारे साथ क्या हो सकता है इसके बाद। उतने में हम देखते हैं रियो आ जाती है जो कि इसे कहती कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। और हमें पता चलता है ये आदमी और कोई नहीं, ये दरअसल रियो के डैड है। आमी और ओका फिर यहाँ पे इसके डैड से माफी मांगते हैं और हायातो इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। रियो के डैड फिर इन्हें बताते हैं कि दरअसल मैंने इस तरह की ड्रेसिंग इसलिए की थी ताकि मैं यहाँ पे रियो को दूर से देख के चले जाऊं, पर काफी देर इंतजार करने के बाद रियो नहीं आई। उसके बाद ये सब हो गया। मैं जान की ये सरप्राइज था कि तुम यहाँ पे काम कर रही हो। दरअसल जब तुम छोटी थी तुम्हारी मॉम और हम यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, और जो फोटो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो ये फोटो भी हमने यहीं पे खिंचवाई थी। उतने में यहाँ पे रियो कहती है कि तो फिर आप आमी को बिना कुछ कहे यहाँ पे छोड़ के क्यों चले गए। इसके डैडी से बताते हैं कि दरअसल रियो जब यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी चाइल्ड एक्टर की तरह, तो यहाँ पे उसकी मदर उसे काफी सक्सेसफुल बनाना चाहती थी, पर उस वजह से रियो पे काफी प्रेशर हो रहा था। इस वजह से मैं उसे नॉर्मल लाइफ देना चाहता था, पर वो चीज के लिए नहीं मानी, जिसके बाद हम दोनों को यहाँ पे डाइवोर्स हो गया और मुझे रियो की मदर से वादा करना पड़ा कि मैं यहाँ पे जब तक वो 20 की नहीं हो जाती तब तक उसे मिलने नहीं आ सकता। तो रियो कहती कि इसका मतलब आप मुझे यहाँ पे छोड़ के नहीं गए थे। ये से कहता है कि नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने इतने सारे एक्सक्यूजेस बनाए, मैं तुमसे मिलना चाहता था पर मैं तुमसे मिल नहीं सकता था। तो रियो कहती कि ये बस ये जान के मुझे काफी खुशी हुई कि आप मुझे छोड़ के नहीं गए थे। तभी आमी कहती कि रियो अपने डैड को अपने आप को बेवकूफ बनाने मत दो। ये फिर इसे पूछती कि जब यहाँ पे रियो 20 की हो गई थी तो आप उसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। ये इसे बताते कि मैं जितनी जल्दी हो सकी उतनी जल्दी यहाँ पे रियो से मिलना चाहता था, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वो यहाँ पे टीवी में कम अपीयर होने लगी, जिस वजह से मुझे पता नहीं था कि वो यहाँ पे कहाँ रहती है। मुझे लगा वो एक डिसेंट से फैमिली से एक ऑर्डिनरी गर्ल की तरह अपनी लाइफ बिता रही है। तभी मुझे यहाँ पे न्यूज के बारे में पता चला जहाँ पे मैंने पहली बार रियो को देखा कि वो यहाँ पे कैफे में काम कर रही है, और वो देखने के बाद मैं तुरंत उससे यहाँ पे मिलने के लिए चला गया। सबसे पहले मैं अपनी वाइफ के वहाँ गया, यानी कि एक्स वाइफ। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो एक काउच पे बैठी हुई थी। मैंने उसे पूछा कि आखिरकार रियो कहाँ पे है। उसने मुझे जवाब दिया कि पता नहीं, कहीं ना कहीं वो जिंदा तो जरूर
होगी। उसका हालचाल पूछने के बाद मैं तुरंत यहाँ पे रियो से मिलने के लिए आ गया। ये फिर रियो को कहते हैं कि तुमने आज तक काफी कुछ झेला रियो, मुझे माफ कर देना। फिर हम देखते हैं कि रियो ने यहाँ पे काफी ज्यादा कोशिश की थी ताकि उसे रोल्स मिल जाए, पर उसे हमेशा यहाँ पे साइड कैरेक्टर को रोल्स मिलते थे। पर जब वो अपनी मदर को इस बारे में बताती थी तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती थी। वो इसे कहती कि तुम काफी ज्यादा पैथेटिक हो। और एक दिन घूमते घूमते वो ये फैमिली कैफे के यहाँ पे आ गई, जहाँ पे हायतो की दादी ने इसे देखा। हायतो की दादी ने इससे पूछा क्या तुम पहले भी यहाँ पे आ चुकी होगा? ये कहती कि हाँ। रियो फिर यहाँ पे हायतो की दादी को सारी बातें बता देती है। तो हायतो की दादी उसे कहती कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो, यहाँ पे तुम यहाँ पे रहने के लिए आ सकती हो। ये बात सुन के रियो अपनी मदर से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती कि उसे एक नई जगह मिल चुकी है जहाँ पे वो काम करके रह भी सकती है। पर उसकी मदर उसे कहती कि तुम जहाँ जानी चाहो वहाँ जा सकते हो, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें रोकूंगी क्या? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसी निकलोगी तो मैं तुम्हें कभी पालती ही नहीं। रियो फिर यहाँ प्रेजेंट में अपने डैड को कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास काफी ज्यादा फैमिली है और मैं अपनी मदर से दोबारा से मिलना नहीं चाहती। रियो के डैड फिर से कहते कि दरअसल मैं इसी बारे में तुमसे बात करने के लिए आऊँ, क्या तुम अपनी मदर से जाके मिल सकती हो क्या? तो आया तो इन्हें कहता कि मुझे माफ करना पर मुझे नहीं लगता कि रियो अपनी मदर से मिलेगी तो कुछ भी यहाँ बदलने वाला है। तो उसके डैडी से बताते कि दरअसल उसकी मदर को यहाँ पे टर्मिनल कैंसर है। हमें फिर कुछ देर के बाद रियो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी मदर के बारे में अभी भी सोच रही होती है। दरअसल ये अपनी मदर के साथ जब यहाँ पे आई थी वो सारा पल इसे याद होता है और उस टाइम इसकी मदर बिल्कुल अलग थी, पर उस टाइम वाली मदर कब की यहाँ पे जा चुकी है, जो अभी है वो इसकी मदर नहीं है। तभी हम देखते हैं आमी यहाँ पे आ जाती है जिसने गोरिल्ला का मास्क पहन रखा होता। वो इसे कहती कि यंग लेडी तुम इस गोरिल्ला की कुछ एडवाइस सुनना चाहोगी क्या? ये इसे कहती कि बताओ। ये इसे कहती कि दरअसल ट्रिप के दौरान हायची ने इसे कहा था कि वो हमेशा एक चीज की रिग्रेट करता है कि वो मरते वक्त अपनी ग्रैंडमा से मिलने नहीं आया। ये इसे कहती कि तुम्हारा मतलब क्या है? ये इसे बताती कि दरअसल हायची काफी रिग्रेट करता है कि वो अपनी ग्रैंडमा को जब वो जिंदा थी वो देख नहीं पाया और उसी की एडवाइस को लेकर मैं अपने ग्रैंडमा को मिलने के लिए गई थी। इसके बाद ये इसका शुक्रिया करती है ये एडवाइस देने के लिए। अगले दिन हायतो यहाँ रियो के साथ उसको मदर को देखने के लिए चले जाता है और सभी लड़कियां उसे ऑल द बेस्ट कहती है। पर उस रूम में घुसने से पहले रियो हायतो को रोक लेती है। वो इसे कहती है कि मेरा एक ऐसा रूप है जो कि मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ उसे बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती। तो ये इसे कहता है कि ठीक है मैं बाहर रुक जाऊंगा, आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? रियो कहते कि कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं रियो यहाँ पे उसकी मदर से मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ इसे देख के इसके फादर काफी खुश होते हैं। रियो अपनी मदर को देख के कहती है तो आपके पास 3 महीने हैं जीने के लिए। मैं ये देख के हैरान हूँ कि आप जैसे सेल्फिश इंसान को भी यहाँ पे 3 महीने दिए गए हैं। इसके फादर इसका यहाँ पे मूड थोड़ा चिल करने की कोशिश करते हैं, पर वो ठीक से यहाँ पे बात नहीं कर रही होती है। यहाँ पे उसके फादर को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी मदर को समझाओ कि वो ट्रीटमेंट ले ले। रियो कहती है कि इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला, चाहे मैं उन्हें जितना भी समझा लूँ ये उनकी लाइफ है, उन्हें जो करना है वो करने दीजिए। वो अगर मरना चाहती है तो उन्हें मरने दीजिए, मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूंगी। रियो के फादर कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है रियो, ये तुम्हारी मदर है, आखिरकार तुम अपनी मदर से कैसे बात कर सकती हो? ये इसे कहती कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि उन्होंने मुझे एक मदर की तरह कब ट्रीट किया। वो बस अपने डॉटर को यूज करना चाहती थी ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके और उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो बस एक बिगड़ी हुई औलाद है जिन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आया था और वो सोचती कि मैं भी उनकी तरह बुरी बनूंगी, पर मैं कभी भी उनकी तरह नहीं बन सकती। मैं विश करती हूँ कि ये अपनी 3 महीने यहाँ पे पूरी तरह गायब हो जाए और एक कुत्ते की लाइफ बिताए। तभी इसके फादर इसे एक जोरदार चाटा मार देते और कहते हैं कि आखिरकार तुम अपनी मदर को ये कैसे कह सकती हो? बेशक तुम मेरी बेटी हो, पर मैं तुम्हें तुम्हारी मदर को अब्यूज करने नहीं दे सकता। रियो की मदर कहती कि ये पहली बार है कि तुमने अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। इसके हस्बैंड कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। रियो की मदर फिर उसे कहती कि तुम काफी बड़ी हो चुकी हो और आखिर में जो तुमने कहा वो काफी ज्यादा अनएक्सेप्टेबल था, तो तुम्हें वो नहीं कहना चाहिए था। ये इसे कहती कि मेरी ग्रैंडमा इस चीज के लिए मुझे जरूर से प्रेज करती। रियो के डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर रियो की मदर उसे कहती कि उसे जाने दो। फिर हम देखते हैं रियो यहाँ पे हायतो से मिलते और कहती कि चलो घर चलते हैं। हायतो इसे कहता है कि तुमने अपनी एक्टिंग तो काफी बढ़िया की, पर तुम काफी ज्यादा लाउड थी, तुम्हें थोड़ा धीरे अपने पिच पे ध्यान देना चाहिए। ये कहती कि हाँ मैं इस पे जरूर ध्यान दूंगी। वह रियो की मदर उसके डैड को बताती है कि दरअसल करीब 20 साल पहले मुझे एक मूवी में एक छोटा सा पार्ट मिला था, तब मैं तुम्हारी मदर से पहली बार वहां मिली थी और उनके एक्टिंग के लेवल को देख के मैं बिल्कुल हैरान हो गई थी, क्योंकि एक अलग ही लेवल पे थी, मैं उनके आसपास भी नहीं थी। तुम्हारी मदर उस एरा के यहाँ पे ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस में से एक थी। जब मैं पहली बार तुम्हारी मदर से मिलने गई तो मैं बिल्कुल हैरान थी और रियो के अंदर मुझे तुम्हारी मदर की यहाँ पे परछाई दिखती है, वो भी एक दिन एक बड़ी एक्टर जरूर बनेगी। वो मेरी बेटी से पहले तुम्हारी माँ की ग्रैंड डॉटर भी है जिसके अंदर काफी स्किल है।
अबे रियो के डैड इसे यहाँ पे एक वीडियो देखते हैं जो कि यहाँ पे हायातो ने भेजी होती है। दरअसल रियो ने ये रिकॉर्ड किया होता है। ये रियो की मदर होने पे उसे काफी ज्यादा नाज है, वो किसी भी हाल में उसे मना के रहेगी। तो इसकी मदर कहती है कि लगता है मैं अपनी ट्रीटमेंट करवा ही लेती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि ये लड़की एक टैलेंटेड स्टार बनेगी या एक फ्रॉक बन के रह जाएगी। वही हमें हायातो और रियो को दिखाया जाता है जो कि घर जा रहे होते हैं। यहाँ रियो कहती है कि इतने सारी चीजों को देखने के बाद और सभी लड़कियों की फैमिलीज को देखने के बाद, उनके एक्सप्रेशन को देखने के बाद मैं समझ गई कि आखिरकार वो लोग यहाँ पे कैसे अपनी फीलिंग को दूसरों को जताते हैं और सभी अलग अलग तरीके से जताते हैं। तो मैंने भी सोचा मैं अपनी मदर को अपनी फीलिंग किसी और के थ्रू बताऊंगी। मेरी फैमिली ऐसी ही चीजें हैंडल करती है, इसी वजह से मैंने एक्टिंग के थ्रू अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया। आया तो इसे कहता कि तुम्हारी फैमिली की वजह से तुम्हें काफी सारी चीजों से गुजरना पड़ा, क्या तुम्हें उन्हें माफ कर सकती हो क्या? ये से कहती कि चाहे जो भी हो वो मेरे पेरेंट्स है और मेरी मदर ने मुझे यहाँ पे प्रेज किया। ये सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। रियो यहाँ काफी एक्साइटेड हो जाती है। तो हाया तो कहता है कि अपने आप में एक्साइट होना ये एक बुरी हैबिट है, शायद से तुम्हारी एक्टिंग स्किल तुम्हारी ग्रैंड माँ से तुम्हें मिला है। तो यहाँ पे ये से पूछती कि आखिरकार तुम मेरी ग्रैंड माँ को कैसे जानती हो? हाया तो कहता है कि वो इसलिए जब मैंने पहली बार तुम्हारी ग्रैंड माँ का नाम सुना तो वो मुझे फेमिलियर लगा, इसी वजह से जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला तुम्हारी ग्रैंड माँ भी यहाँ पे काम किया करती थी पहले। पर अब क्या तुम दोबारा से शो बिजनेस में जाना चाहती हो क्या? ये से कहती कि मैं अगर सच कहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता। आया तो इसे बताता है कि मैं श्योरली कह सकता हूँ अगर तुम ट्राई करो तो तुम्हें जरूर से एक न एक रोल जल्दी ही मिल जाएगा। ये इसे कहती है अगर ऐसी बात है तो इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तो हाय तो कहता है कि तुम्हें किस चीज में मदद चाहिए? ये से कहती है कि मुझे काफी सारा एक्सपीरियंस चाहिए होगा रोमांस में और उसके अलावा काफी अलग अलग चीजें। हाय तो कहता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कह रही हो? हमें फिर कुछ दिन बाद कहा जाता है जहां हम रियो और रिका और माओ को देखते हैं, जहां माओ से कहती है कि तुम अपनी फैमिली के यहाँ पे बड़ी बड़ी एक्ट नहीं कर सकती, तुम्हें यहाँ पे हायतो के साथ कुछ करना चाहिए जैसे कि मैंने कुछ लड़कों के साथ किया होटल में। इसके बाद रिका से पूछती है कि आखिरकार हायतो के साथ तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। रियो इसे बताती है कि मैं एक चीज से श्योर हूँ कि वो मुझसे हेट नहीं करता। जब भी मैं इन चीजों के बारे में बात करती हूँ वो यहाँ पे कैफे के बारे में बात करने लग जाता है और वो हमेशा यही सोचते रहता है। रिका इसे कहती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो अकाने यहाँ पे बाजी मान ले जाएगी। यहाँ पे रियो से कहती है कि मैं श्योर हूँ वो बस मजाक कर रही थी शादी से रिलेटेड। तभी ओका इसे बताती है कि वो मजाक नहीं कर रही थी, वो सचमुच इस बारे में क्लियर है और वो हायतो से शादी करना चाहती है। वही हमें अकाने को दिखाया जाता है जो हिकारू के साथ होती है और हिकारू इसे कहती है कि मैं तुम्हें पूरी सपोर्ट करूंगी। अकाने अकाने इसे पूछती कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये इसे कहती कि तुम मेरे कैफे में राइटिंग करने के लिए आती हो और मुझे तुम्हारे बारे में परवाह है, मैं नहीं चाहती कि तुम एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाओ। अकाने कहती है कि मुझे कंफर्म नहीं है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। ये इसे कहती है कि इस रेस में काफी सारी लड़कियां हैं जिसमें से तुम तीनों लड़कियां अभी पूरी कोशिश कर रही हो, पर मैं कंफर्म हूँ कि कभी ना कभी यहाँ पे ओका बाजी मार लेगी और यहाँ भी ये भी हो सकता है कि आमी भी बाजी मार ले क्योंकि उसके पास सीक्रेट वेपन है एक। वही हम दूसरी ओर शिरागी को और मोयुमी को देखते हैं जो कि यहाँ पे स्पेनिश कुजीन बना रहे होते हैं और शिरागी को काफी इंप्रेस होती है। तभी यहाँ पे वैलेंटीना और आमी आ जाती है जो कि यहाँ पे इन दोनों लड़कियों को छेड़ने लग जाती है। तो शिरागी को इन दोनों को बाहर जाके खेलने के लिए कहती है। मोयुमी फिर शिरागी को कहती है कि कॉलेज कंप्लीट करने के बाद क्या तुम अपने पेरेंट्स के यहाँ पे फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर लोगी क्या? ये कहती कि नहीं। तो ये कहती कि तुम अपनी शॉप खोलोगी क्या? ये इसे कहती कि नहीं, ये अच्छा रहेगा कि मैं हायतो के साथ शादी करके फैमिली कैफे को एक साथ रन करूँ। तो ये कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है, क्या तुम दोनों यहाँ पे इंटीमेट हो चुके हो क्या? ये कहती कि तुम क्या बात कर रही हो। ये इसे कहती कि मेरे हिसाब से रियो और अकाने तुमसे ज्यादा प्रोग्रेस दिखा रही है। तो शिरागी को कहती कि ऐसा तो नहीं कि मैंने गेम को काफी लेट ज्वाइन किया। ये इसे कहती कि ऐसा भी हो सकता है। वही पे हम देखते रियो को जो कि कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स को उसे अपने बॉयफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। वही हम अकाने को देखते जो कि कह रही होती है कि मुझे लगता है कि वो इस मैरिज प्रपोजल को काफी समय से डॉज किया जा रहा है। सीन फिर हायतो के यहाँ पे जाता है जो कि कैफे बंद करके दूसरे कैफे के यहाँ पे चले जाता है जहाँ पे आज लोग ये पार्टी कर रहे होते हैं और इनकी एंकर रिका होती है। यहाँ पे हम देखते हैं शिरागिकु जो है वो हायतो के साथ पूरी तरह फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, वो उसे अलग अलग डिश ट्राई करने के लिए देती है और इस चीज से रियो और अकाने काफी जेलस हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे रियो शिरागिकु को अपने यहाँ से हटाने का फैसला करती है, वो उसे यहाँ पे वाइन ऑफर करती है पर शिरागिकु उसे मना कर देती है। पर रियो किसी तरह उसे मना लेती है और उसे यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए दे देती है। जैसे यहाँ पे शिरागिकु उसे ड्रिंक कर रही होती है तब यहाँ पे वो बिल्ला आ जाता है जो कि यहाँ पे इसके हाथ से उस वाइन को गिरा देता है और वो नीचे गिर जाता है। इससे पहले शिरागिकु उसे पी पाती। यहाँ पे इस चीज के लिए हायतो भी इस बिल्ले को डांटता है, साथ ही साथ रियो से कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। वो बिल्ला यहाँ से डर के भाग जाता है। रियो फिर अकाने को कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अकाने कहती है कि बताओ। ये इसे कहती है कि दरअसल जिस जगह में हम बैठे
हुए वहाँ पहले एक ग्रेव साइट हुआ करती थी। रियो को लगता है कि आकाने डर जाएगी और ऐसे ही होता है, वो डर जाती है। पर हम देखते हैं कि आकाने जो है वो हायातो के साथ चिपक जाती है क्योंकि उसे काफी डर लग रहा होता है। रिरिका फिर इन सभी को बताती है कि ट्रेडिशनल क्रिसमस गिफ्ट एक्सचेंज का समय आ चुका है और प्रेजेंट एक्सचेंज ये लोग यहाँ पे ड्रॉ से करेंगे, जिसका जो नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करेगा। और हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हायातो का नंबर आता है जो कि नंबर 10 होता है और ये माओ का होता है और माओ उसे काफी बढ़िया गिफ्ट देती है जो कि काफी सेटिस्फाइंग होता है। ये देख के हायातो को काफी अजीब लगता है और इस चीज के लिए माओ को वो यहाँ पे काफी ज्यादा डांटता भी है, पर माओ कहती है ये काफी ज्यादा कॉमन है। तो हायातो इसको इसे वापस कर देता है और इसे कहता है कि मुझे दोबारा मत देना, और ये गलती से ओका के मुंह में उसे फेंक देती है, जिस वजह से यहाँ पे ओका थोड़ी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब हायातो इसके लिए पानी लाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे सभी लड़कियों ने कपड़े उतार दिए होते हैं और वो एक एक करके सभी कपड़े उतार देते हैं। तो हायातो इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम हमेशा उसी टाइम कपड़े क्यों उतारती हो जब मैं वापिस आता हूँ। तो ओका इसे बताती है कि दरअसल आमी और टीना ने यहाँ पे टोर्नेडो मूव किया जिस वजह से इनके ऊपर पानी गिरा। हमें फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़कियां बाहर स्नो देख रही होती है और वो काफी सुंदर होता है। वही अंदर यहाँ पे हायातो बाहर निकलने के लिए जा रहा होता है, वो यहाँ शिरागिको का इंतजार कर रहा होता है। तभी शिरागिको इसे किस कर लेती है। हायातो कुछ यहाँ पे इसे बोलता नहीं है। शिरागिको फिर बाहर चले जाती है और सभी लड़कियों के साथ वो घर वापस जाने लग जाती है, पर हायातो अभी भी यहाँ पे शॉक में होता है और वो कुछ सोच नहीं पा रहा होता। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हायातो यहाँ पे कॉफी बना रहा होता है और वो आराम से होता है, पर यहाँ पे शिरागिको उसे देखी जा रही होती है। हायातो उसे पूछता है उसे क्या चाहिए, पर वो उसका जवाब नहीं देती। हम फिर देखते हैं जब शिरागिको नहा रही होती है तो वो सोच रही होती है कि हायातो ऐसे नॉर्मल एक्ट कैसे कर सकता है। फिर अगले दिन वो यहाँ पे हायातो से मिलने के लिए जाती है। हायातो से कहता है कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो, क्या तुम्हें मुझसे किसी चीज को लेकर बात करनी है क्या। ये शिरागिको कहती है कि हाँ मुझे तुम्हें कुछ बात करनी है, मैं काफी दिनों से सोच रही थी आखिरकार तुमने मुझे इस चीज का जवाब क्यों नहीं दिया। जब मैंने तुम्हें क्रिसमस वाले दिन किस किया तो मैं घर चली गई और मैं तुमसे पूछा नहीं, मैं बस ये जानना चाहती थी कि आखिरकार तुम कैसा फील करती हो। हायातो इसे बताता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो बिल्कुल नॉर्मल था, ये काफी बार हो चुका है मेरे साथ। तो शिरागिको इसे कहती है कि दरअसल वो मेरा फर्स्ट टाइम था, इसी वजह से मैं जानना चाहती थी। हायातो कहता है कि ये नॉर्मल है, जब तुम ड्रंक हो जाते हो तुम हमेशा यही चीज करती हो और मैं वैसे ही एक्ट कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ये इसे कहती है कि ऑफ कोर्स मैं ड्रंक नहीं थी, मुझे सब कुछ याद था। तभी हायातो को यहाँ पे आमी देखती है तो यहाँ पे हायातो आमी को यहाँ पे आने के लिए कहता है। आमी यहाँ पे तुरंत ही आ जाती है कूद काद के, जो देख के शिरागिको काफी ज्यादा हैरान होती है। आमी इसे पूछती है कि उसे क्या हुआ। हायातो इसे कहता है कि शिरागिको को वो सारी चीजें दिखाओ जो कि यहाँ पे ड्रंक होने के बाद करती है। यहाँ पे आमी इसे कहती कि बॉस आखिरकार आप ये क्या कर रहे हो, ये एक टॉप सीक्रेट है जो कि हम इसके सामने नहीं आने दे सकते, सभी लड़कियों की यही राय है। तो यहाँ पे हायातो इसे कहता है कि एक इमरजेंसी है, तुम्हें किसी भी हाल में सीक्रेट को रिवील करना पड़ेगा। तो आमी शिरागिको को वो सारी चीजें दिखा देती है जो वो ड्रंक होने के बाद करती है। और ये वीडियोस देखने के बाद शिरागिको काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और वो इस पे यकीन नहीं करती। वो कहती है कि ये मैं नहीं हो सकती, ये बिल्कुल गलत है, मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने एक फेक वीडियो बनाई है। आमी इसे कहती कि यही रियलिटी है शिरागिको, अपने फेथ को एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पे शिरागिको इसकी तरफ देखती है, ये इसे कहता है कि ये सब सच है और ये जानने के बाद शिरागिको और ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। तो हायातो से कहता है कि समुद्र में कूद मत जाना ये सारी चीज देखने के बाद। तो शिरागिको इसे कहती कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम आई। ये इसे कहता है ये मेरे लिए मैटर नहीं करता क्योंकि तुमने काफी कुछ किया मेरे लिए। तो ये इसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये इसे कहता है कि पूछो। शिरागिको पूछती है कि जब मैंने तुम्हें किस किया क्या तुम्हें वो किस बेकार लगी, क्या तुम मुझे डिसलाइक करती हो। ये इसे कहता है कि नहीं मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करता, पर वो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था। और एक और बात, वो केस भी मेरी पहली केस थी जो कि मैंने लिप टू लिप की थी। हम फिर देखते शिरागिको ये बातें रियो और अकाने को बताने के लिए जाती है। वो इसे कहती कि मैं एक सीक्रेट बताना चाहती तुम दोनों को जो कि फिर नहीं होगा, मैंने हायातो को किस कर लिया। ये लोग इसे बताते हैं कि जब तुम ड्रंक हो जाती हो तो तुम यहाँ पे ऐसी चीजें करने लग जाती हो और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये फिर इसे बताती कि दरअसल उस दिन मैं ड्रंक नहीं थी। इसकी बात सुन के ये लोग कहते हैं कि ये चीज एक्सेप्ट नहीं की जा सकती और हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे इस चीज के लिए ट्रायल बैठाते हैं जिसमें जज बनी होती है माओ और मियोमी, रिरिका और यहाँ पे हिकारू जो है वो लॉयर बने होते हैं और यहाँ पे मियोमी यहाँ पे शिरागिको को डिफेंड करने वाली बनी होती है और बाकी ओका और हायातो यहाँ पे देखने वाले बने होते हैं। बस यहाँ रिरिका शिरागिको के ऊपर इल्जाम लगाती है और उसका जुर्म बताती है यहाँ पे जज को। वह यामी और वैलेंटीना यहाँ पे इनोसेंट और नॉन इनोसेंट का खेल खेल रहे होते हैं। तभी मियोमी यहाँ पे शिरागिको को बचाने के लिए कहती है कि उसकी क्लाइंट यहाँ पे इनोसेंट है और ऐसा नहीं है कि हायातो किसी को बिलोंग करता है तो उसे कोई भी किस कर सकता है और वो बस अपने फीलिंग्स में आके यहाँ पे गलती से उसे किस कर दी, उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। तभी हिकारू कहती है कि मेरे पास एविडेंस है जो कि मैं कोर्ट में पेश करना चाहती हूँ। हिकारू कहती है कि यहाँ पे शिरागिको ने भावनाओं में बह के ये नहीं किया था, उसका क्लियरली एक इंटेंशन था। वो हायातो के यहाँ पे कैटरपिलर को देखना चाहती थी, वो लस्ट में थी
थी, वो उसके साइज को देखना चाहती थी। ऐसा काफी बार हो चुका है, पहले जब वो हॉट स्प्रिंग के यहाँ पे गई थी तब भी वो यहाँ पे हायातो के कैटरपिलर को देखना चाहती थी। तो यहाँ पे शिरागी को कहती है कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, मैं बस कुक की तरह इस चीज को देखना चाहती थी। तभी मियोमी कहती है अगर ऐसा है तो रियो और आकाने ने भी यहाँ पे उसके मशरूम को देखा था और वो लोग काफी देर तक उसके मशरूम को देखे जा रहे थे पूरी ट्रिप में। तो ये लोग बताते हैं कि दरअसल ओका को सबसे क्लोजर लुक मिला था और उसे पता है कि वो कितना बड़ा है। तो ओका कहती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, इसे बार बार मुझे मेरे सामने मत ला, मुझे यहाँ पे ट्रॉमा आता है। और कुछ समय के बाद माओ यहाँ पे शिरागिको को इनोसेंट डिक्लेयर कर देती है, जिस वजह से मियोमी इस कोर्ट केस को जीत जाती है और रिरिका और हिकारू इस केस को हार जाते हैं। तभी माओ के सभी को बताती है कि इनके अंडर में लॉ सबके लिए सेम होगा और इसी वजह से सभी लड़कियों को यहाँ पे राइट है कि वो कासुकाबे हायातो को कभी भी एक बार यहाँ पे किस कर सकती है। इसकी बात सुन के सभी लोग यहाँ हैरान हो जाते हैं और कुछ लोग खुश हो जाते हैं। हायातो कहता है कि मेरे राइट्स का क्या होगा। माओ कहती कि तुम्हारे कोई राइट्स नहीं है, तुम कुछ नहीं बोल सकते। और इस चीज से आकाने और रियो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो इसे यहाँ पे दोबारा किस कर सकते हैं। तभी माओ कहती कि मैं तुम सबको राइट देती हूँ कि तुम यहाँ पे हायातो को कभी भी किस कर सकती हो, पर हायातो इससे अपोज करता है। तो बाकी लड़कियां कहती कि तुमने यहाँ पे शिरागिको को तो यहाँ पे किस करने दिया था, तो हमसे क्या प्रॉब्लम है, हम फैमिली का हिस्सा नहीं है क्या। फिर हम देखते हैं यहाँ पे आकाने इसके पास आ जाती है और इसे किस कर लेती है और सभी लड़कियां यहाँ पे उन्हें देखने लग जाती है। वही हम देखते हैं ओका को जो कि यहाँ पे आमी का आंख बंद कर देती है और शिरागिको काफी ज्यादा जेलस हो जाती है। तभी यहाँ पे रियो से हटने के लिए कहती है पर वो हट नहीं रही होती, वो काफी देर से किस किए जा रही होती है। इस चीज से माओ भी यहाँ पे काफी एक्साइट हो जाती है और वो हायातो को किस करने के लिए आ जाती है, पर रिरिका किसी तरह उसे यहाँ पे रोक लेती है। फिर आकाने कहती कि मेरा हो गया, अब मैं अपने रूम पे जा रही हूँ। तो रियो कहती कि मैं भी यहाँ पे अभी से किस करूंगी। ये इसे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, बस ये फाइनली होना चाहिए। ये इसे कहती कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, अब मेरा जब मन करे तब मैं यहाँ पे तुम्हें किस करूंगी। फिर हम देखते हैं ये यहाँ पे हायातो को स्कूल ड्रेस पहना के एक स्कूल के पीछे ले आती है। रियो फिर से बताती कि मेरा हमेशा एक सपना था जिस लड़के को मैं पसंद करूँ उसे मैं हाई स्कूल की ड्रेस में किस करूँ। फिर हम देखते हैं रियो यहाँ पे इसे इंस्ट्रक्ट करने लग जाती है कि आखिरकार उसे क्या करना है और उसे कैसे किस करना है। साथ ही साथ रियो की यहाँ पे एक कैमरामैन भी होता है जो कि इसकी न्यूज छापेगा, पर ये कंफर्टेबल नहीं होती। तो ये लोग एक श्राइन के यहाँ पे आ जाते हैं। तो हायातो इसे कहते हैं इस चीज के लिए उसे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। तो ये लोग एक दूसरी जगह पे आ जाते हैं, पर इस जगह में काफी ज्यादा ठंडी होती है। यहाँ ये इसे सारी चीजें करने के लिए कहती है और हायातो वही चीजें करने लग जाता है। पर जैसे ही ये इसे किस करता है तभी ये इसके मुंह पे एक जोरदार पंच मार देती है और इसे कहती है कि मेरा अभी मूड नहीं है तुम्हें किस करने का, क्योंकि तुमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे आकाने को किस किया है और मैं सेम डे पे तुम्हें किस नहीं कर सकती। जब तुम्हारा मन हो जाए तब तुम मुझे यहाँ पे कभी भी किस कर लेना। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हायातो यहाँ पे रियो को ही देख रहा होता है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा चौकन्ना होती है और ये हायातो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो उसे कैसे किस करे, वो काफी चौकन्ना है। इसके बाद ये आमी को मिलता है और उसे कहता है कि मुझे किसी चीज को लेकर तुमसे कुछ बात करनी है, इस प्लेट को लो और सीधे रियो के सर पे मारो। ये इसे कहती है कि आखिरकार मैं ऐसे क्यों करूँ। ये इसे कहता है ये दुनिया की भलाई के लिए है और हम देखते हैं यहाँ पे आमी जो है वो इसके सर पे हमला कर देती है, पर ये उतनी चौकन्ना होती है वो इसके हमले को रोक देती है और कहती है कि आखिरकार तुम ये कर क्या रही हो, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से यहाँ पे पकड़ लोगे। तो यहाँ पे आमी इसके सामने झुक जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पे हल्के में लिया। तो रियो से कहती है कि जब भी तुम तैयार हो जाओ तब भी तुम मेरे ऊपर कभी भी हमला कर सकती हो। फिर आमी यहाँ से चले जाती है। हम फिर देखते हैं रियो को जो कि नहा रही होती है और वो सोच रही होती है कि आखिरकार हायातो कर क्या रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे इसे इसके डैड की तरफ से कॉल आता है जो कि इसे बताते हैं कि उसकी मॉम यहाँ पे ऑपरेशन के लिए मान चुकी है, जिस वजह से रियो यहाँ पे काफी खुश होती है। साथ ही साथ वो इसे ये भी बताते हैं कि यहाँ पे उसकी माँ का ऑपरेशन काफी बढ़िया तरीके से हो जाएगा और वो आज उसके ड्रामा को भी देख रही थी जिसमें उसकी कॉप्स का रोल उसे पसंद नहीं आया था। तो ये इसे कहती है कि उनका कोई भी राइट नहीं बनता कि मैं यहाँ पे कौन सा रोल प्ले करती हूँ और कौन सा नहीं। पर ये हम देखते काफी ज्यादा खुश होती है कि उसकी मदर उसके बारे में अब बात कर रही है, इसे ये काफी खुश होती है। और तभी हम देखते हैं तो यहाँ पे इसे किस कर लेता है जिस वजह से रियो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आया तो इसे कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मुझे यहाँ पे और चीज के लिए मत बोलना। तभी हम देखते हैं यहाँ पे आमी इसके ऊपर हमला कर देती है। ये अभी भी खुश होती है पर ये बेहोश हो चुकी होती है। आमी ने इसके ऊपर एक पेन से हमला किया होता है। हमें फिर यहाँ पे रात को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हायातो के एक सपना आता है जहाँ पे आकाने बिना कपड़े के उसके ऊपर चढ़ी हुई है शिरागिको और रियो भी। ये काफी वियर्ड सपना होता है। तभी हायातो की आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि वो बिल्ली उसके ऊपर है। हायातो फिर सभी लड़कियों को कहता है कि आज हम पूरे घर को और पूरे कैफे को यहाँ पे साफ करेंगे, पर ये देखता है कि आकाने एक जगह बैठी हुई होती है। तो हायातो उसे कहता है कि उठ जाओ और साफ सफाई करो। वो उसे कहती है कि मुझे माफ करना, मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया है सुबह सुबह। तो ये थोड़ा शर्मा जाता है और उसे कहता है कि ठीक है मैं बाकी चीजें खुद साफ कर लूंगा, तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये शिरागिको के पास आता है और उसके सामान उठाने में मदद करता है, पर तभी इसकी नजर उसके बलून्स पर जाती है जिसे देख के ये थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये डेंजरस चीजें नहीं करनी चाहिए। और हम देखते
देखते हैं तो उस बॉक्स को ऊपर रख देता है। इसके बाद रियो के पास जाता है जिसने गलती से वैक्यूम मशीन से अपनी फ्रॉक को उठा दी होती है। आए तो इन सबको कहता है कि जाके अपना रूम साफ करो, कैफे और घर में खुद साफ कर लूंगा। फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे कपड़ों के यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे लड़कियों के कपड़े रखे होते हैं और गलती से ये लड़कियों के कपड़े देख लेता है। तो यहाँ पे ओका उसे पकड़ लेती है और कहती है कि हमारे इंटरव्यूज को देख रहा था। तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस चेक कर रहा था कि लॉन्ड्री ठीक है कि नहीं। तो ये लड़कियां कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम खुद अपने अंडरवियर तुम्हें दिखा सकते हैं। आया तो ये से भाग जाता है और कहता है कि एज अ पनिशमेंट मैं पूरे कैफे को खुद से साफ करूंगा, तो हमें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं तो जब घर वापस आता है तो वो सीधे यहाँ पे लौट जाता है और दोबारा से इसे वही अजीब सा सपना आता है जिसमें तीनों लड़कियां इसे यहाँ पे चिपक रही होती है और इसी वजह से हाय तो यहाँ पे नींद में बड़बड़ा रहा होता है। तभी यहाँ पे आमी आ जाती है जो कि इसे कहती है कि हैप्पी न्यू ईयर, पर ये देखती है कि हायतो का जो पिंग पोंग है वो बाहर निकला हुआ है। इस वजह से वो काफी शौक में चली जाती है। वही हमें बाकी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे आराम कर रहे होते हैं और उन्होंने खाना खा लिया होता है। तभी इन्हें कुछ अजीब सी आवाज आती है और जब ये लोग हायतो के यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे आमी ने हायतो के कैटरपिलर को मार दिया होता है, जिस वजह से हायतो को काफी दर्द हो रहा होता है। तो आमी उसे कहती है कि हायची चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। यहाँ पे इसे पूछती कि क्या हुआ, ये इसे बताती कि हायची का कैटरपिलर बड़ा उड़ा था, मुझे लगा वो सूज चुका है, इसी वजह से मैंने उस पर मलहम लगा दिया, पर पता नहीं हायची को क्यों दर्द हो रहा है। हायतो कहता है कि तुम सचमुच एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। आमी इसे कहती कि हायची चिंता मत करो, तुम्हारा जो कैटरपिलर था वो रोग जैसा हार्ड था, पर जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगे, मैंने मलहम लगा दिया है। इसके बाद बाकी तीनों लड़कियां यहाँ पे इसकी कैटरपिलर को देखने लग जाती है। वही दूसरे कैफे की लड़कियों के यहाँ पे मियों में काम करवा रही होती है क्योंकि हायतो ने इन्हें ऑर्डर दिया होता खाने के लिए और वहीं पे ये लड़कियां क्यूरियस होती है कि बाकी लड़कियों को क्या हो रहा होगा। सीन फिर हायतो और बाकी लड़कियों के यहाँ पे जाता है जहाँ पे ये लोग खाना खा रहे होते हैं जो कि शिरागीकू ने बनाया होता है, पर शिरागीकू हायतो को यहाँ पे सुपरमार्केट से लाए हुए उडोन देती है। इसे ये देख के सभी लड़कियां कहती है कि शिरागीकू आखिरकार तुम इतनी मतलबी कैसी हो सकती हो। शिरागीकू इन्हें समझाती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ जानबूझ के उसे ये नहीं दे रही हूँ। ये इसे कहता है क्या ग्रैंडमा ने तुम्हें इस बारे में बताया था क्या? शिरागीकू कहती कि हाँ। तो ये लोग कहते कि तुम क्या किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? शिरागीकू इन्हें बताती कि ग्रैंडमा ने मुझे बताया था कि हायतो को यहाँ पे सुपरमार्केट के उडोन पसंद है जो कि फ्रोजन होते हैं। तो ओका कहती है कि आखिरकार तुम एक 3 स्टार शेफ के खाने को छोड़ के एक सुपरमार्केट के उडोन को कैसे खा सकते हो? हायतो कहता है कि ये मेरी पसंद है और अपना मुंह बंद करो। रागीकू फिर बताती है कि मैंने बस उस लड़के के लिए ये किया जिसे मैं काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, पर आकाने और रियो से कहती ये बिल्कुल अनफेयर है शिरागीकू, तुम्हें इस बारे में हमें बताना चाहिए था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शिरागीकू इस चीज के लिए माफी मांग लेती है और ये लोग खाना शुरू कर देती है। इसके बाद सभी लोगों को यहाँ पे खाने में मजा आ रहा होता है। फिर जब हायतो इस फ्रोजन उडन को खाता है तो उसे खा के काफी ज्यादा मजा आता है और उसे अपने ग्रैंडमा की याद आ जाती है जो कि खाने से पहले यहाँ पे प्रे किया करती थी। तब यहाँ पे हायतो पूछता है कि आखिरकार आप ये सब क्यों कर रही हो खाने से पहले? इसकी दादी इसे बताती है कि मैं गॉड का शुक्रिया कर रही हूँ खाना देने के लिए, साथ ही साथ मैंने विश भी मांगी है कि तुम यहाँ पे कभी भी जिंदगी में अकेले ना पड़ो। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे लोग श्राइन में विश मांगने के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि आज न्यू ईयर ईव होती है। सभी लोग यहाँ पे आओका के आउटफिट की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसने उसे काफी अच्छे से बनाया होता है। तभी हम देखते हैं कि हायतो के नेबर्स यहाँ पे आ जाते हैं जो कि इसे हाय कहते हैं और उसे न्यू ईयर विश करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग भी यहाँ पे आए हो। यहाँ ये लेडी हायतो को बताती कि तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम पहली बार यहाँ पे आए हो। हायतो कहता है कि हाँ। ये इसे बताती है कि तुम्हें पता है ये श्राइन मैच मेकिंग ब्लेसिंग के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है और मैं देखने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि आखिरकार कौन सी लड़की तुम्हारे लिए फेटेड है। फिर हम देखते हैं ये सभी लोग श्राइन के यहाँ पे आ जाते हैं और सभी के लिए यहाँ विश मांगने लग जाते हैं। यहाँ पे सभी लड़कियां प्रे करती है, साथ ही साथ आया तो भी। फिर जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो ओका इनसे पूछती कि आखिरकार तुम सबने किस चीज के लिए विश किया? शिरागीकू इसे बताती कि मैंने कैफे की सक्सेस के लिए विश किया और रियो से बताती कि मैंने अपनी मदर के लिए विश किया ताकि वो यहाँ पे ठीक हो जाए। ये लोग ओका से पूछते हैं तो ओका बताती कि मैंने 5 फैमिली कैफे के वर्कर के गुड हेल्थ के लिए विश किया। तो आया तो कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे वर्कर के रिश्ते हटा दिया, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। आया तो फिर इन सभी से पूछता कि गाइस आखिरकार तुम सबका फ्यूचर का प्लान क्या है? आकाने से बताती कि तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा प्लान काफी बढ़िया से जा रहा है। रियो बताती है कि मैं कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे थिएटर क्लब को ज्वाइन करूंगी। वही आमी बताती है कि मैं सिटी की पीस को यहाँ पे प्रोटेक्ट करते रहूंगी हमेशा। तो हाय तो इसे कहता है कि आमी कुछ समय के बाद हम इस बारे में सीरियस टॉक करेंगे। फिर हम देखते हैं शिरागीकू इसे बताती कि मैंने विश किया कि मैं फैमिली कैफे में तुम्हारी वाइफ की तरह काम करना चाहती हूँ। आकाने और रियो फिर इसे पकड़ लेते और कहती कि लगता है हम तीनों को यहाँ पे सीरियस टॉक करने की जरूरत है। वही ओका ने बताती कि अभी के लिए तो मैं हर चीजों में अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रही हूँ। ये सब फिर यहाँ पे घर वापस जाने लग जाते हैं। सभी लड़कियां यहाँ पे धीरे धीरे जा रही होती है और हाय तो भी, पर हम देखते हैं ओका एक जगह रुकी होती है। तो हाय तो इसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अगर तुम हमारे साथ नहीं आई तो तुम पीछे रह जाओगी।
हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे रिरिका इन सभी के लिए इनका खाना लाई होती है जो कि हायातो ने ऑर्डर किया होता है। हायातो इससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। ये इसे बताती है कि हमारी ओनर ने हमें रात भर काम करवाया ताकि हम तुम लोगों का खाना बना सके, हम एक तरह की स्लेव है उनके लिए। तो हायातो कहता है कि ये चीज तुमने अब और ज्यादा हार्ड कर दी है मेरे लिए। फिर हम देखता है तो सभी लड़कियों के सामने खाना ले आता है जिसे देख के सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती है, पर इससे पहले ये लोग खा पाते हैं तो इन्हें कहता है कि हम ये नहीं खा सकते इतनी जल्दी। सभी लड़कियों ने यहाँ पे एक स्लेव की तरह काम किया है हमारे लिए ताकि वो इस खाने को बना सके। मियोमी ने बाकी चारों लड़कियों को यहाँ पे टॉर्चर किया ताकि वो बढ़िया से इस खाने को बना सके। आमी कहती है कि चिंता मत करो, हम उनके तहत को जाया नहीं जाने देंगे। तब यहाँ पे रियो कहती है कि टीवी शो के डायरेक्टर ने मुझे यहाँ पे साके दिया है, हम इसके साथ इसे पी सकते हैं। तो यहाँ पे शिरागी को कहती है तो काफी अच्छा रहेगा इस खाने के साथ। हायातो इसे कहता है कि शिरागी को तुम्हें पता है ना ड्रिंक करने के बाद तुम कैसी हो जाती हो। शिरागी को इसे बताते कि चिंता मत करो, मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया ताकि मैं ड्रंक ना हूँ। इसके बाद हम देखते शिरागी को इसे पीने लग जाती है और उसे काफी मजा आ रहा होता है और वो कंट्रोल कर रही होती है। वहीं पे हम देखते हैं मियोमी को जो कि सभी लड़कियों को यहाँ पे लेक्चर दे रही होती है। सीन फिर दोबारा से हायातो के यहाँ पे जाता है जहाँ पे उन सभी लड़कियों से पूछता है कि आखिरकार तुम कितनी देर तक इन कीमोनो को पहन के रखोगी। यहाँ पे रियो इसे बताती है कि हमने इसे पहनने में काफी ज्यादा मेहनत की है और वैसे भी तुम्हें इन कीमोनो में पहनी हुई लड़कियां काफी ज्यादा पसंद आती है ना। हायातो शर्माती हुई कहता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रही हो, अपना मुंह बंद करो। वहीं पे हम देखते हैं शिरागी को काफी ज्यादा ट्राई कर रही होती है ताकि वो ड्रंक ना हो सके और ओका उसे आराम से पीने के लिए कहती है। तब यहाँ पे आकाने देखती है कि जो म्याओ है वो यहाँ पे ऊपर देख रही होती है। तो यहाँ पे आमी इसे बताती है कि मेरी ग्रैंडमा ने एक बार मुझे कहा था कि अगर एक बिल्ली को यहाँ पे सीलिंग की तरफ देख रही है तो इसका मतलब उसके वहाँ पे घोस्ट है। और उसकी ये बात सुन के आकाने काफी ज्यादा डर जाती है। यहाँ पे हायातो इसे समझाने की कोशिश करता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं शिरागी को कहती है कि लगता है मुझे इसे हैंडल करना पड़ेगा और ये अपने आधे कपड़े उतार देती है और कहती है कि अगर घोस्ट के सामने हम डर्टी टॉक करे तो वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये हायातो से चिपक जाती है तो इसे पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों ये कर क्या रही हो। फिर हम देखते हैं ये दोनों मिलके इसके कपड़े उतारने लग जाते हैं। तो इन दोनों को समझाता है कि तुम दोनों पागल हो गई हो क्या। यहाँ पे आकाने भी काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है तो उसे कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्या। हायातो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो आकाने कहती है कि मुझे अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट कर लो। तभी रियो कहती है कि बस अब बहुत हो गया और मैं ये ज्यादा नहीं सह सकती है। और हम देखते हैं यहाँ पे रियो भी इसे ड्रिंक करने लग जाती है। रियो यहाँ पे पूरी तरह ड्रंक हो जाती है और इसे कहती है कि तुम चाहो तो मुझे प्रिंसेस की तरह अपने रूम पे ले जा सकते हो। तो इसे कहता है कि मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, मुझे पता है अगर तुम बॉटल को भी खत्म कर दोगी तो भी तुम्हें नहीं चढ़ेगी। वही ओका हायातो को कहते कि मुझे किसी चीज को लेकर तुमसे बात करनी है। तो इसे कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकते हो क्या, पहले मुझे इन मुसीबतों से अपने आप को छुड़ाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे आमी आ जाती है जो कि अपने कीमोनो का एक कपड़ा खींचने के लिए कहती है। तो ऐसे ही करता है और आमी यहाँ पे टोर्नेडो बन जाती है जिस वजह से यहाँ पे तहस नहस हो जाता है। फिर हम देखते हैं हायातो की एक अजीब सा सपना आता है जब वो सो रहा होता है। यहाँ पे हायातो की जब नींद खुलती है तो साची को उसके ऊपर होती है। वही हमें नीचे दिखाया जाता है जहाँ सभी लड़कियां यहाँ पे कार्ड गेम खेल रही होती है और आमी इनमें हार रही होती है। तो आमी कहती है कि अब लगता है सीरियस होने का वक्त आ चुका है और वो अपने हाथ को गलती से ओका के आंखों में मार देती है जिस वजह से ओका को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो साथ ही साथ यहाँ पे दीवार तोड़ के नीचे भी गिर जाती है जिस वजह से यहाँ पे ओका उसे जोरदार मारती है। अम्मी कहती है कि तुम्हें इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था। ओका इसे कहती कि ये सब तुम्हारी गलती है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है मैं मर सकती थी उससे। तभी तो यहाँ पे आमी को कहता है कि आमी किसी चीज को लेकर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। करीब 2 महीने के अंदर तुम यहाँ पे हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने वाली हो, क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कभी सीरियस होकर सोचा भी है क्या। ये से कहती कि हाँ, मुझे यहाँ पे कॉलेज की तरफ से रिकमेंडेशन आया कराटे के लिए जहाँ पे यहाँ पे आकाने और रियो जाती है। तो फिर सभी लड़कियों को एक जगह बुला लेता और कहता कि किसी चीज को लेकर मुझे तुम सबसे बात करनी है। दरअसल मैं सोच रहा था कि मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी को यहाँ पे क्विट कर दूं और उसके बाद मैं ऑफिशियली इस कैफे को यहाँ पे टेक ओवर कर लूं, तुम्हारा इसमें क्या ख्याल है। ये सब लड़के इसे कहते कि ये इतना सरप्राइजिंग नहीं था, मुझे पता था कि तुम यही करने वाले हो। तो इन्हें कहता कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे व्यू कर सकते हो, मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट ले रहा हूँ और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है, आखिरकार तुम ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकते हो। आकाने इसे कहती कि जल्दी करो और अपने पेपर वर्क को यहाँ पे सबमिट कर दो। तभी यहाँ पे ओको इन्हें कहती कि मुझे तुम सबको कुछ बताना है, दरअसल इस महीने के आखिर में यहाँ से मैं जाने वाली हूँ। ये लोग इसे कहते कि तुम्हारा मतलब क्या है। ओको इन्हें बताती कि दरअसल मेरे एक टीचर जो है वो टेक स्कूल में काम करते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ पे एक रिलेटिव जो है वो फ्रेंच फैशन ब्रांड में काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे रिकमेंड किया कि मैं वहाँ पे जाके काम करूँ और मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे काम करना चाहती हूँ। वहाँ पे ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, ना ही स्किल की, इसी वजह से मैं वहाँ पे काम करना चाहती हूँ। तो ये लोग पूछते कि तुम यहाँ वहाँ पे काम करोगे, ये कहती कि हाँ।
वही हमें रिरिका को दिखाया जाता है जो सभी लड़कियों को बताती है कि ओका यहाँ पे फ्रांस जा रही है। इसके बाद सुन के सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि उसे यहाँ पे एक फैशन ब्रांड ने हायर कर लिया होता है। फिर हमें कुछ दिन के बाद आमी के बर्थडे वाले दिन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग यहाँ पे इसका बर्थडे मना रहे होते हैं। यहाँ पे ओका इसे बताती कि मैंने तुम्हारे लिए न्यू यूनिफॉर्म सी ली है और साथ ही साथ मैंने तुम सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग खाना बनाया है ताकि तुम सब यहाँ पे एंजॉय कर सको। पर आमी से कहती कि मुझे ये पार्टी नहीं चाहिए, ना ही मुझे वो कपड़ा चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से ना जाओ ओका, मैं नहीं चाहती, मुझे काफी बुरा लगेगा अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो। आए तो इसे कहता है कि तुम फिर से उस बारे में बात कर रही हो। आमी से कहते कि हम तो फैमिली है ना और फैमिली को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। आए तो इसे कहता है कि तुमने भी तो अपनी ग्रैंड माँ को छोड़ा ताकि तुम कराटे सीख सको और हम अगर उसकी फैमिली है तो मेरे हिसाब से हमें ओका को जाना चाहिए और ये उसकी लाइफ है, वो अपनी लाइफ के साथ जो चाहे वो कर सकती है और हमें एक अच्छे फैमिली की तरह एक चेहरे पे स्माइल दे के उसे यहाँ से जाने देना चाहिए। पर ये से कहती कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो हैची, और ये गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। हम फिर देखते हैं आकाने और आमी जब नहा रहे होते हैं तो आकाने उसे बताती कि शिरागी को और ओका ने काफी मेहनत की थी उस चीज को बनाने के लिए। तो आमी इसे कहती कि चिंता मत करो, मैं उस खाने को बाद में खा लूंगी। यहाँ पे आकाने इसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम सैड हो, पर पता है हमें से सबसे ज्यादा सैड कौन है? वो हायातो है। वो यहाँ पे हमें दिखाता नहीं है कि वो यहाँ पे दुखी है और आज वो ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा था, वो कहीं खोया खोया था। एक फैमिली मेंबर को खोना उसके लिए काफी ज्यादा टफ है और वो यहाँ पे इसी वजह से काफी ज्यादा दुखी है। वही हम देखते हैं तो जब अपना काम कर रहा होता है तो यहाँ पे उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और ये ओका होती है। ओका इसे पूछती है क्या तुम अभी भी काम कर रहे हो क्या? ये इसे कहता है कि हाँ तुम जा रही हो, इसी वजह से मैं सभी लोगों की यहाँ पे शिफ्टिंग को मैनेज कर रहा हूँ। ओका इसके लिए वो फ्राइड राइस लाती है जो कि इसकी ग्रैंड माँ इसे बना के खिलाया करती थी। ये इसे बताती है कि मेरे सबसे लास्ट टाइम है जब मैं ये तुम्हें बना के खिला रही हूँ। ये फिर से बताती है कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा चिंता करती थी फैमिली कैफे के बारे में क्योंकि ये कैफे ग्रैंड माँ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था और मैं नहीं चाहती थी कि इसे कोई तोड़ दे। पर अब मैं बिना चिंता कि यहाँ पे फ्रांस जा सकती हूँ। जब तुम पहली बार आए थे और तुमने कहा था कि तुम इस जगह को पार्किंग लॉट बना दोगे तो मैंने सोचा था कि मैं टेक स्कूल को यहाँ पे छोड़ दूंगी। डिजाइनर बनना मेरे लिए एक बड़े सपने जैसा था और मैं वो कभी भी नहीं सोच सकती थी। और तुमने मुझे बार बार कॉम्प्लीमेंट दिया कि ये यूनिफॉर्म काफी बढ़िया है जो मैंने बनाई है। इसी वजह से जब तुमने कहा कि तुम कैफे को यहाँ पे टेक ओवर करने वाले हो तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे फ्रांस जाऊंगी ताकि मैं यहाँ पे डिजाइनिंग ठीक से सीख सकूं और मैं अब अपने सपने के काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी हूँ। ओका फिर हायातो का शुक्रिया करती है जो भी यहाँ पे हायातो ने उसके लिए किया था। तो फिर से कहता है कि अगर वो लोग तुम यहाँ पे किक आउट कर दे तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कभी भी तुम यहाँ पे आ सकती हो और मैंने तुम्हारे लिए हमेशा के लिए एक रूम खुला छोड़ रखा है। तो ये से कहती है कि उसकी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, तुम चिंता मत करो, मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हायातो उस फ्राइड राइस को खाने लग जाता है। तब यहाँ पे आमी आ जाती है जो कि इसे कहती है कि यंग मैन तुम एक गोरिल्ला से बात करना चाहोगी क्या? हायातो कहता है कि तुम क्या बात करना चाहती हो? ये से कहती है कि लगता है तुम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम चाहो तो गोरिल्ला के बलून्स को दबा सकते हो जब तक तुम्हारा मन चाहे, जब तक तुम इसे दबा सकते हो। हायातो इसे कहता है कि तुरंत अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। आमी कहती कि ठीक है। हम फिर देखते हैं ओका का अब जाने वाला दिन आ जाता है जहाँ पे वो सभी को यहाँ पे शुक्रिया करती है, साथ ही साथ वो सभी को यहाँ पे गुड बाय कह देती है। पर ये लड़की से कहती है कि तुम अपने फैमिली से मिलने के लिए नहीं जाओगी? ये से कहती है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो काफी ज्यादा बिजी है अपने काम से रिलेटेड, पर मैं उन्हें यहाँ पे कल ही यहाँ पे गुड बाय कह चुकी हूँ, मैं सबसे मिल चुकी हूँ। तो सभी लोग यहाँ पे इसे कांग्रेट्स करते हैं और कहते हैं कि तुम जरूर से एक बड़ी डिजाइनर बनोगी और एक दिन हीरोइन भी बन जाओगी। ये सब फिर एयरपोर्ट के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे आमी से कहती है कि अब जब हम एयरपोर्ट के यहाँ पे आ चुके हैं तो ये कहीं प्रैंक तो नहीं है ना? ओका इसे कहती है कि नहीं ये बिल्कुल भी प्रैंक नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हायातो इसे कहता है कि तुम्हें अपने बैग चेक करने की जरूरत तो नहीं है ना? ओका कहती है कि नहीं ये एकदम बढ़िया है, यहाँ पे जो सामान है वो मैं देख चुकी हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ओका सभी को शुक्रिया करती है और इसे कहती है कि मेरे जाने का वक्त आ चुका है। ये इसे कहती है कि जब मैं एक बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी तो प्लीज मेरे लिए एक बढ़िया सी आउटफिट डिजाइन करना। आकाने इसे कहती है कि मेरा ब्रांड जल्दी यहाँ पे वर्ल्ड टूर पे निकलेगा तो यहाँ पे उनके भी ड्रेस तुम डिजाइन कर सकती हो। शिरागी को इसे कहती है कि तुम यहाँ पे कभी भी जापान विजिट कर सकती हो जहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड तुम्हें फैमिली कैफे मिलेंगे। इसके बाद सुन के रियो और आकाने से कहती है कि शिरागी को ये कुछ ज्यादा ही अनफेयर हो रहा है, पर वही आमी यहाँ पे गोरिल्ला वाले मास्क को पहन लेती है। तो ओका इसे कहती है कि कम से कम मुझे आखिरी बार अपने चेहरे को तो देखने दो। यहाँ पे आमी इसे कहती है कि मुझे काफी ज्यादा रोना आ रहा है और वो रोने लग जाती है, पर यहाँ पे ओका इसे कहती है कि रो मत, तुम्हें मुझे एक बड़े स्माइल के साथ अलविदा कहना चाहिए। हाय तो फिर ओका को यहाँ पे चीजें बताने लग जाता है कि उसे प्लेन में क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ओका कहती है कि सॉरी हाय तो अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। हाय तो कहता है कि ठीक
ठीक है, पर वो थोड़ा उदास होता है तो ओका कहती कि ऐसा चेहरा मत बनाओ है। तो वो फिर इसका नाक पकड़ लेती है और कहती कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। हायातो इसे कहता है कि आखिरकार तुम ये कर क्या रही हो। यहाँ सभी लड़कियां सोचती कि लगता है ओका के अंदर बिल्कुल दिल नहीं है। अभी हायातो इसे कहता है क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इमोशन नहीं है, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। दरअसल ओका इसलिए ये कर रही होती है क्योंकि दादी ने उसे बताया होता है कि वो काफी जल्दी से यहाँ अकेला पड़ जाता है, इसी वजह से वो उसके लिए जीना चाहती है और वो नहीं चाहती कि वो एक और अपनी फैमिली मेंबर को खोए। तभी हम देखते हैं ओका जो है वो हायातो के यहाँ पे किस कर देती है, जो देख के यहाँ पे सभी लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ओका ने ऐसा क्यों किया। हायातो भी यहाँ पे हैरान होता है। हायातो से पूछते तुमने ऐसा क्यों किया। ओका इसे कहती है क्योंकि मेरे पास मेरे चांस थे, इसी वजह से मैंने तुम्हें किस किया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है जब तुम जिस लड़की को हेट करते हो तुमने उसे किस कर लिया। हायातो कहता है जल्दी से यहाँ पे फ्रांस चले जाओ, तुम यहाँ पे और ज्यादा नहीं रुक सकती। इसके बाद ओका यहाँ पे सभी को अलविदा कह के प्लेन में बैठ जाती है और वो यहाँ से चले जाती है। हायातो फिर यहाँ पे जाती है, ओका को गुड लक करता है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हायातो कहता है कि तो ऐसा लगता है फैमिली के एक मेंबर को गुड बाय कहना। हायातो फिर कुछ दिन के बाद शिरागी को कहता है कि हमें स्प्रिंग के लिए एक न्यू मेन्यू चाहिए। शिरागी को कहती है कि हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, मैं स्प्रिंग के लिए न्यू मेन्यू तैयार कर दूंगी। पर हम देखते हैं गलती से शिरागी को यहाँ पे ड्रंक हो जाती है और वही चीजें करने लग जाती है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। कुछ दिन के बाद रियो हायातो को बताती है कि उसे यहाँ पे टीवी ड्रामा में एक नया रोल मिला है और ये जब देखती है तो इसे पता चलता है वो कॉप्स का ही रोल होता है। वहीं पे हम देखते हैं अकाने ने यहाँ पे अपना फर्स्ट एल्बम रिलीज कर दिया होता है जो कि यहाँ पे उसे काफी अच्छा लगा होता है, इस वजह से वो इसकी कॉपी यहाँ पे हायातो को भी दे देती है। हम फिर देखते हैं आमी और हायातो एक दिन सड़क से जा रहे होते हैं और आमी ने यहाँ पे ओके लिए काफी ज्यादा लेटर लिखे होते हैं और एक लेटर उसके हाथों में होता है, पर तभी यहाँ पे जोरदार हवा चलती है जिस वजह से वो लेटर जो है वो यहाँ पे रोड पे गिर जाता है और आमी उसे लेने के लिए जाने लग जाती है, पर तभी यहाँ पे एक ट्रक आ जाता है। पर इससे पहले यहाँ पे आमी को कुछ भी होता वो उस जगह से हट जाती है जिस वजह से उसकी जान जाते जाते बच जाती है। यहाँ पे आया तो उसे यहाँ पे सावधान रहने के लिए कहता है। वही आमी रो रही होती है क्योंकि उसका लेटर फट चुका होता है। वहीं पे हमें ओका को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे डिजाइनिंग के बारे में काफी कुछ सीख रही होती है और वो अपने फैमिली के फोटो को भी देखती है और वो सोचती है कि उसे हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने फैमिली के लिए। और इस एनिमी का सीजन 2 यहाँ से खत्म हो जाता है। इसका अगला सीजन जैसे आता है मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, पर हाँ मैंने सोचा है कि अब वीडियोस को ज्यादातर मैं बल्क में अपलोड करूंगा। मुझे पता है कि आप सभी ने काफी ज्यादा वेट किया मेरी इस वीडियो का और मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा लेट हूँ, पर क्या करूंगा इस मेरी लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रही है एंड वो सॉल्व नहीं हो पा रही, पर किसी तरह मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर अब चिंता मत करो, मैं अपनी पूरा ट्राई करूंगा कि यहाँ पे मैं 1 से 2 दिन के बीच में 2-3 अपलोड कर दूं वीडियोस को, जैसे हो सके वैसे मैं वीडियोस को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। पर हाँ रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे अब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।